चलिए फिर क्या था क्वेश्चन, सेट नंबर 22 22 था। सूरज कहाँ बातें चल रही हैं? 22 था ना, ठीक है। 22 नहीं था, 23 रहा होगा। देखो 23 था। सेट नंबर जो है 23 आएगा ये वाला। 22 हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। उत्तराखंड के सवाल आपके डिस्कस ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आपका बचा क्या, हिंदी और जीएस वाला टॉपिक बचा, राइट। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी के कुछ बेसिक प्रश्नों को लेकर चलते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 पूछा हुआ आपसे, क्या प्रश्न नंबर 1 पूछा हुआ कि घुमक्कड़ शास्त्र ये किसकी रचना है? ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, महादेवी वर्मा जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, या फिर प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर क्या लिखा है? राहुल सांकृत्यायन। तो अगर घुमक्कड़ शास्त्र हमसे पूछता है तो ये रचना, अगर पूछेगा कि रचनाकार कौन है, तो आंसर लिख लीजिए राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, चलिए। आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य के जगत में राहुल जी का नाम बहुत बड़ा है, राइट। और राहुल सांकृत्यायन ने इसके अलावा जो सबसे प्रसिद्ध रचनाएं लिखी हैं वो कौन कौन सी? जैसे जैसे सबसे प्रसिद्ध है इनकी वोल्गा से गंगा। कौन से प्रसिद्ध है? वोल्गा से गंगा। वोल्गा से गंगा, ये आप मेंशन करते रहेंगे, अपने साथ नोट्स बनाते रहेंगे, है ना। वोल्गा से गंगा। इसके अतिरिक्त इन्होंने लिखा है जीने के लिए। जीने के लिए क्या लिखा है इन्होंने? जीने के लिए। इन्होंने लिखी है प्रसिद्ध 22वीं सदी। 22वीं सदी, ये सवाल पूछ लेता है कई बार कि 22वीं सदी किसकी रचना है, तो अगेन क्या लिखना है आपने? राहुल सांकृत्यायन जी का नाम लिखना है। इसके अलावा शैतान की आंख, शैतान की आंख, शैतान की आंख, ये भी इन्हीं की रचना है। मधुर स्वप्न, मधुर स्वप्न, जैसे आप लोग देखते हैं ना, स्वप्न मीठे मीठे की नौकरी लगेगी तो ऐसा होगा वैसा होगा, तो ये सब जो है इनके भी रचनाओं में आते हैं। ठीक है, चलिए, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने लिखे जय योधे, आदि करके छोड़ दो, है ना, जय योधे। ये प्रसिद्ध रचनाएं हो गई राहुल सांकृत्यायन की। ऐसा नहीं कि यही रचनाएं, इनके अलावा कई सारी और रचनाएं हैं, लेकिन महत्वपूर्ण रचनाओं में आते हैं राहुल सांकृत्यायन की ये सारी बातें। अब देखो गाइज, मैं आपको कई दफा ये चीज बता चुका हूं कि जितने भी हम इतिहासकार पढ़ रहे हैं, सॉरी, जितने भी साहित्यकार पढ़ रहे हैं, इन लगभग सभी साहित्यकारों को मैं पिछले 22 लेक्चर्स में कहीं ना कहीं रिपीट कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं चीजें, जैसे महादेवी वर्मा जी की बात आएगी तो मैंने प्रीवियस क्लासेस में महादेवी वर्मा जी भी बता रखे हैं, मैंने हजारी प्रसाद जी भी बता रखे हैं, और मैंने जो है प्रेमचंद्र जी के बारे में बता रखे हैं। जैसे महादेवी वर्मा जी की कौन कौन से प्रमुख रचनाएं पढ़ी आप लोगों ने? एक दो बता दो। यामा, बहुत बढ़िया। और निहार, निहार रचना जो है वो महादेवी जी की है। इसके अलावा याद करो थोड़ा, अतीत में मैंने कुछ बताया होगा, अतीत के चलचित्र, ये भी किसकी है? ये भी इन्हीं की रचना है। इसके अलावा एक मूवी भी बनी थी नीरजा, है ना, ये इन्होंने लिखा है। सांध्या गीत इनकी है रश्मि, राइट। तो ये वो रचनाएं हैं जो महादेवी जी ने लिखी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की 2-3 रचनाएं। हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत बड़ा नाम है भारत के इतिहास में। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आप लोगों ने अशोक के फूल सुना होगा या शीरीष के फूल सुना होगा, ये पूछे जाते हैं ना। तो जैसे अशोक के फूल है ना, वैसे मैं इनके बारे में प्रीवियस क्लासेस में कई बार बता चुका हूं। जो नए लोग मुझसे जुड़े हो प्रीवियस जरूर देखा करो। इन्होंने लिखा है शीरीष के फूल, शीरीष के फूल, शीरीष के फूल। इन्होंने लिखी है चारु चंद्रलेख, चारु चंद्रलेख आदि, है ना, बाकी आप प्रीवियस। और भाई देखो प्रेमचंद्र जी के बारे में तो कितनी सारी हैं, है ना, मैंने कई बार कहा है, 3-4 तो मैंने लाइब्रेरी में रखे, उसको पढ़ लेना। जैसे इनकी गबन काफी प्रसिद्ध है, इनका सेवा सदन, सेवा सदन। आपसे कहा जाता है कि गोदान पढ़ा करो, है ना, अगर आप मानते होंगे बातें तो शायद आप लोग गोदान पढ़ते होंगे, तो ये भी इन्हीं की रचना है। इसके अलावा मंगलसूत्र, मंगलसूत्र, है ना, मंगलसूत्र। ईदगाह, ईदगाह आदि, ईटीसी करके ये प्रेमचंद्र जी की प्रसिद्ध रचना है ना। जैसे जो इन्होंने लिखा है नमक का दारोगा एंड ऑल, ठीक है, तो ये किसकी रचना है? प्रेमचंद्र की। तो इट मीन्स कि देखो, अब मैं कई बार क्या बोलता हूँ आपको, क्वेश्चन पेपर पढ़ना कैसे होता है, जैसे आप आयोग के पेपर देते हो ना, तो आंसर्स तो एक ही होता है, लेकिन उसके चारों ऑप्शंस पे थोड़ी थोड़ी नजर रखा करो,
ताकि क्या हो कि आपका वो जो नॉलेज है वो एनालाइज करने की जो स्किल है वो थोड़ा डेवलप हो सके ना, तो उसको आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। सो हम जानते हैं इसका राइट आंसर ए है, सिर्फ इतना नहीं कि ए बताया और आगे बढ़ गए, इसको थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, राइट। सो आंसर क्या मिला, पहले का ए मिला। दूसरा जो, यदि सभी राज्य सरकारों को एक ही पत्र भेजा गया हो तो फिर उसे क्या कहेंगे, सोचो। जब एक साथ कोई सूचना भेजी जा रही है, एक साथ कोई पत्र भेजा जा रहा है राज्य सरकारों को या अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, तो उसके लिए आता है एक शब्द सर्कुलर, और सर्कुलर को हिंदी में क्या लिखते हैं, परिपत्र लिखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या बनना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर्कुलर जो होता है, परिपत्र जो होता है। अब आपसे बोलूं कि सूचना किसे कहते हैं, तो क्या ये कोई पूछने वाला सवाल है कि सूचना क्या होती है। सूचना देना किसी चीज का जो है आपको जानकारी देना, जब किसी विभाग को कोई जानकारी देनी होगी तो सूचना आएगा। ऐसे अधिसूचना होता है कि जनता को अगर महत्वपूर्ण जानकारी देनी है किसी भी विषय को लेकर, जनता को अगर सूचित करना है महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, तो वहां पर अधिसूचना जो है वो जारी कर दी जाएगी। तो दूसरे का राइट आंसर आप लोग लिखेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परिपत्र है ना। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, तो फटाफट इसको आगे बढ़ा देना, ठीक है। और वैसे मैं प्रीवियस क्लासेस में कई बार बता चुका हूँ। नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब देखो ये कितना बढ़िया है, मैंने कई दफा, और यही वाला आंसर मैंने आपको ऑलरेडी ये वाला जो है प्रॉपर लिखवा रखा अलंकार में, बताओ कौन सा है, उपमा अलंकार है, ठीक है। देखो इसमें क्या है, इसमें उपमा अलंकार है। कैसे, समझो मेरी बात, देखो नील गगन सा शांत हृदय, अब यहां पर क्या है, ये जो हृदय है, इस हृदय की तुलना, इस हृदय की तुलना किससे की जा रही है, नील गगन से। अब देखो एक और चीज, मैंने आपसे जब उपमा अलंकार पढ़ाया था तो मैंने कहा था उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं, चार अंग होते हैं किसी भी तरीके से अगर आप उपमा पढ़ो। सबसे पहले आता है इसमें उपमेय, फिर आता है इसमें उपमान, फिर आता है इसमें सादृश्य वाचक, या कई बार सिर्फ जो है वाचक लिखा होता है, और फिर आता है इसमें क्या, साधारण गुण, साधारण गुण या साधारण धर्म भी इसको लिख सकते हैं, साधारण गुण इसको लिखते हैं। अब सबसे पहले बताओ कि उपमेय किसको कहा जाता है। अब इससे देखो सवाल दो है, या तो सर जिसकी तुलना की जा रही है या जिससे तुलना की जा रही है। तो उपमेय क्या है, जिसकी तुलना हो रही है, मतलब जैसे हृदय की तुलना हो रही है ना, तो इस मामले में जो हृदय है ये क्या है, ये उपमेय है। जिस भी वस्तु की या जिस भी प्राणी की हम तुलना करते हैं वो होता है उपमेय, जिसकी तुलना हो रही है। और जिससे तुलना हो रही है, किससे तुलना हो रही है, नील गगन से ना, तो नील गगन क्या हो जाएगा, इसमें उपमान हो जाएगा। इन तुलना को दर्शाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग हुआ है वो सादृश्य सूचक या सादृश्य वाचक शब्द आएगा। और जो यहां पर जो उपमेय की विशेषता है, जो हृदय की विशेषता है, हृदय की विशेषता क्या है कि वो शांत है, तो इसमें हृदय का साधारण धर्म क्या है, साधारण गुण क्या है, तो इसका साधारण धर्म है शांत रहना। तो किसी भी अलंकार में जब उपमा पढ़ते हैं आप लोग, तो उपमा अलंकार के कितने होते हैं, चार अंग होते हैं, और चारों अंग में सबसे मेन इसमें देखो उपमेय उपमान। आप कोई भी अलंकार पढ़ लो, उपमेय और उपमान के बारे में पूछता है, तो उपमेय मतलब जिसकी तुलना हो रही है, और उपमान मतलब जिससे तुलना हो रही है। अब ऐसे हमारे पास कई सारे उदाहरण थे, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि अगर हम कहें कि चांद सा रोशन चेहरा, गाना था ना ये, चांद सा रोशन चेहरा। अब चेहरे की तुलना किससे कर दी, चांद से, तो चेहरा क्या हो गया, उपमेय, और चांद क्या हो गया, उपमान। रोशन क्या हो गया, साधारण धर्म, और सा क्या हो गया, सादृश्यवाचक। अब आप कुछ भी पूरा गाना गाओ, झील सी नीली आंखें, चांद सा रोशन चेहरा था और झील सी नीली आंखें थी, याद है कि नहीं। देखो अब तुलना किसकी हो रही है, आंखों की तुलना, तो आंख क्या हो गया, उपमेय। तुलना किससे हो रही है, झील से, झील हो गया उपमान, ठीक है। सा या सी क्या हो गया, सादृश्यवाचक, और नीली क्या हो गया, साधारण गुणधर्म हो गया। तो यहां पर हमेशा क्या होता है, उपमेय अलंकार होता है। विरोधाभास वाला तो कुछ लिखना नहीं है, मतलब जो है विरोध ना होने के बावजूद भी हमें ऐसा लगे कि उसमें विरोध उत्पन्न हो रहा है, ये अन्य मतलब अलंकारों में आते हैं, है ना, तो उसको जैसे हम विरोधाभास अलंकार लिख लेते हैं। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है कौन सा, दैट इज अन्योक्ति और संदेह। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अन्योक्ति का मतलब कि इसमें ऐसा आपको महसूस होगा कि कहा कुछ और जा रहा है या किसी और के लिए जा रहा है, लेकिन वो बोला किसी और के लिए जाता है। देखो अन्योक्ति दो शब्दों का मेल है, अन्य और उक्ति, ये दो शब्द है ना अन्योक्ति। अन्य मतलब किसी और की बात, और उक्ति मतलब कथन, ये तो कथन है, और अन्य मतलब किसी और। यहां पर आपको लगेगा ऐसे कि हम बोल किसी और के ले रहे हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम कौन सा उदाहरण दिया था, जल्दी जल्दी दरवाजा खोल देना भैया, ठीक है। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या देखा था
कि माली आवत देखकर, ये कहा था ना हमने लास्ट टाइम, हमने कहा था कि माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, कलियन करी पुकार। सौरभ एमआर आपके पास? नीचे ऑफिस में से ले आना, वहां पे बैठे होंगे। ठीक है, चलिए। माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कल ही हमारी बार। यही तो बताया था हमने लास्ट टाइम कि फूले फूले चुन लिए कल ही हमारी बार, कल हमारी बार। अब ऐसे में आपको क्या महसूस लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि जैसे एक कली ये कह रही है, देखो कलियन करे पुकार, ऐसा नहीं महसूस हो रहा कि एक कली होती है, फूल, फूल से पहले कली खिलती है, तो कली कह रही है कि भाई देखो फूल, माली को आकर कली जो है डरकर कह रही है कि जो फूल फूलते वो तो चुन लिए माली ने, अब जब कल को हम जो कलियां हैं हम फूल बन जाएंगे तो कल को हमें भी तोड़ देगा। लेकिन वास्तव में इस पूरे का अर्थ ये नहीं है, इसमें जो है किसी और के लिए बताया गया। जैसे क्या, देखो माली आवत देखकर, तो यहां पर माली किसके लिए बोला गया है? यमराज के लिए बोला गया। यहां पर माली किसके लिए बोला गया है? यमराज के लिए बोला गया है कि माली आवत देखकर, है ना, यानी कि यमराज को आता देख। कलियन करी पुकार, और कलियन किसके लिए बोला गया है? इंसान के लिए बोला गया है, हम आप जो है मानव। तो भाई यमराज को आता देख इंसान ये सोचेगा, ये कहेगा कि फूले फूले चुन लिए। फूले का मतलब यहां पर बूढ़े व्यक्ति से, कि भाई जो बूढ़े बूढ़े लोग थे उनको तो यमराज ले गया, अब कल हमारी बारी है। जैसे हम आप लोग कह रहे हैं भाई कोई तो अमर तो है नहीं, अमर तो कोई है नहीं, तो यानी कि यहां पर जो है वास्तव में उक्ति कुछ और है और उसका अर्थ कुछ और में निकल रहा है, तो वहां पर होती है अक्सर अन्योक्ति। और संदेह अलंकार अगर आपने जानना है तो फिर आपको क्या याद आएगा? चीर हरण याद आएगा। और वहां कहा जाता है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है, ये तो सुना होगा ना। तो सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, इस वाले में क्या है? संदेह, समझ नहीं आ रहा कि भाई साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी है। वो चीर हरण वाला याद आया होगा आप लोगों को, है ना। तो इट मीन्स कि वहां पर क्या है? वहां पर संदेह अलंकार है। बट हमें जो ऑप्शन में पूछ रहा था कि नील गगन सा शांत हृदय हो रहा, तो इसमें क्या है? उपमा, क्योंकि नील गगन से तुलना हो गए हृदय की, राइट। और हृदय आपने बोला उपमय और नील गगन बोला आपने उपमान, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अली और अली, इस शब्द का सही अर्थ क्या है? तो जहां भी अली लिखा होता है छोटी ई की मात्रा, वहां होता है भौरा। क्या होता है वहां पर? भौरा। और जो अली होता है, अली का मतलब होता है सखी, तो अली, अली का सही आंसर क्या है? वहां पर है भौरे और सखी से, तो इसका राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, है ना। ये वन लाइनर है तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, दसन और दर्शन में कुछ अलग अंतर हो सकता है। दसन का मतलब क्या होता है? दांत, बहुत बढ़िया। तो दसन होता है दांत, और दर्शन क्या होता है? हाँ सोचो, दर्शन क्या है इस मामले में? दर्शन का मतलब देखना, बिल्कुल ठीक है, तो दर्शन मतलब देखना। ऐसे दमन और दामन में अंतर है। दमन जैसे नहीं कहते कि अशोक ने तक्षशिला के विद्रोह का दमन किया, तो दमन मतलब किसी चीज को दबाना, किसी चीज को रोकना, नियंत्रण करना, हो गया दमन। और दामन मतलब आंचल, जो दामन है वो क्या है? आंचल है, तो यानी कि वो क्या हो जाएगा? वहां पर दामन हो जाएगा। कंधा तो कंधा, हिस्सा मतलब एक टुकड़े की बात करें ना, तो वो अलग चीज है। रीत्यानुसार, आई डोंट थिंक सो आप ज्यादा परेशान हुए होंगे। क्या आंसर लिखा है इसका? ऑप्शन नंबर डी लिखा, रीति धन अनुसार। और रीति धन अनुसार में देखो, या से पहले अधूरा कौन सी संधि है? यण संधि है, तो इसमें कौन सी संधि छुपी हुई है? यण संधि छुपी हुई है। और संधि को लेकर जितने भी नियम है सब हम प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर लिख लेना इसका डी, है ना। चलिए, रीति अनुसार में रीति धन अनुसार, और संधि होगा तो यण संधि। आर्दक का तद्भव क्या है? अदरक। अब बताओ, अदरक लिखा जाता है अदरक, ऑप्शन सी सही है, अदरक। तो अदरक यानी ऑप्शन सी, अदरक का जो है, अब कभी जाओगे अगर सब्जी खरीदने तो एक बार बोल के देखना कि भैया जरा आर्दक दे दो, लेकिन वो गाली गलौज समझ के पीटे ना, वो अलग चीज है ना, तो उसको फिर थोड़ा बहुत समझाना है। तो आर्दक, आर्द्रक जो है वही क्या है? अदरक है, तो अदरक इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। ये वन लाइनर सवाल है, फटाफट आओ। कुशल शब्द का समानार्थी क्या नहीं है? कुशल का मतलब चतुर हो सकता है, यस एंड नो? बिल्कुल हो सकता है भाई, चतुर लोग जो है वो कुशल है, और जो कुशल है वही चतुर व्यक्ति है ना। निपुण, ये इस कार्य में कुशल है, ये इस कार्य में निपुण है, हो सकता है ना। प्रवीण, प्रवीण का सिनोनिम ही कुशल है। प्रवीण मतलब जो हर कार्य में आगे रहता हो, जो कुशल हो। लेकिन भाई चालाक के लिए नहीं आता, चालाक के लिए कुशल शब्द का प्रयोग नहीं होता है,
तो हमसे पूछ रहा है कि समानार्थी कौन सा नहीं है, तो चालाक के लिए कुशल का प्रयोग नहीं होगा, है ना, समझ गए। तो चालाक अलग चीज है, चतुर अलग, चालाक चालाक अलग। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी लिख लेना। 8th पे आओ। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, जल्दी से बताओ। ऑप्शन नंबर सी यानी विभक्त और पृथक, नहीं, विभक्त भी अलग है और पृथक भी अलग है। इसका ऑप्शन डी है गाइस। दीर्घ काय का होता है कृश काय, दीर्घ काय का अपोजिट कृश काय। एक चीज बताओ, नेकी कर दरिया में डाल, तो नेकी ही भलाई है भाई। तो नेकी हो चाहे भलाई हो, वो तो अपने आप में एक तरीके से सिनोनिम शब्द हो गए कि भाई तुम भलाई करते रहो, है ना, और किसी को जताओ मत, नेकी कर दरिया में डाल। लेकिन अगर हमसे अपोजिट पूछा कि नेकी का अपोजिट क्या होगा, नेकी मतलब भलाई, और भलाई का अपोजिट क्या हो जाएगा, बुराई हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो जैसे भलाई का अपोजिट क्या हो गया, बुराई हो गया, तो ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे बताए। तरुण, तरुण का मतलब, तरुण का पहले अर्थ बताओ, तरुण का अर्थ क्या होता है। तरुण और किशोर मतलब होते हैं जो नौजवान है आपकी तरह ना, यंग है। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, वृद्ध हो जाएगा, बिल्कुल सही है, वृद्ध या प्रौढ़ या वयस्क। तो अगर तरुण हो तो इसका वृद्ध, और किशोर हो तो इसका प्रौढ़, भाई इतना है ना। अगर तरुण का पूछेगा तो इसका उल्टा है वृद्ध, और किशोर का उल्टा हो जाएगा प्रौढ़। प्रौढ़ का ही मतलब वृद्ध है, बूढ़ा जो व्यक्ति है, प्रौढ़ जो व्यक्ति है ना, प्रौढ़, प्रौढ़ देवराय की तरह, या जिसको वयस्क कह सकते हैं। विभक्त का मतलब अलग करना, पृथक का मतलब अलग करना। इनका अपोजिट क्या हो जाएगा, संयुक्त। पृथक का अपोजिट क्या हो जाएगा, संयुक्त। विभक्त का अपोजिट क्या हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा। तो यहां पूछा था सही कौन सा क्रम है, तो दीर्घ काय का अपोजिट हो गया कृश काय। ऑप्शन नंबर क्या लिखेंगे, डी विल बी द राइट आंसर। समझ रहे हो ना, ठीक है। मैं बिल्कुल हल्के से चल रहा हूं, बेसिक से चल रहा हूं, बिल्कुल, है ना। चलिए, कौन से वाक्य में शुद्ध रूप है, बताओ इनमें से सही क्या है। एक चीज बताओ, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जातियां। अब शब्द बताओ, बहुवचन में अनेक लिखना सही है या अनेकों, अनेक सही है। तो अनेकों जहां लिखा पहले तो इसको हटा दो। भारत में अनेक जाति है, जातियां, तो ये भी गलत चला जाएगा। सो राइट आंसर क्या बना होगा, इसका राइट आंसर यही बना होगा कि भारत में अनेक जातियां। सही देखो ना, उच्चारण की दृष्टि से भारत में जो है अनेक जातियां, इसका क्या है, सही उदाहरण है, राइट है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10, ये वाला पेपर थोड़ा हल्का रखा हुआ था। 10 में कह रहा कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अब बताओ, गीतांजलि ठीक है, गीतांजलि सही है ना, और गीतांजलि में संधि कौन सी है, दीर्घ है, आ प्लस आ, गीता तांजलि। दूसरा बताओ, ब्रह्मा, ये गलत है, ब्रह्मा को ऐसे नहीं लिखते, देखो हा पहले आना चाहिए और मां बाद में आना चाहिए, तो ये ऐसा होना चाहिए था ब्रह्मा। या सिर्फ अगर ब्रह्म भी लिखोगे तो भी ब्रह्म ऐसा लिखना चाहिए, न बल्कि आप ब्रह्मा लिखो, नहीं ब्रह्म, है ना, अहम ब्रह्मास्मि, तो ऐसा वाला। अमूल्य बिल्कुल ठीक है, रात्रि बिल्कुल ठीक है, गीतांजलि सही है। गलत जो पूछा हुआ था वो ऑप्शन नंबर बी था। तो 10th में वर्तनी वाले सवाल, और वर्तनी वाले पूछ लेता सवाल ना, उसमें गलत क्या रहेगा, राइट है, क्लियर, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, 11वें क्वेश्चन पे। अपना मकान कोट समान, इस लोकोक्ति का सही क्या अर्थ निकलेगा। व्यक्ति को अपनी चीज अच्छी लगती है, मकान को गिरवी रखना है, ये तो तुक भी नहीं बैठता, हटाओ। अपने घर में जो सुख है वो कहीं नहीं मिलता, मकान को किराए पर उठा दो, फिर कोट बिकवाने वाली बात हो जाएगी। ऑप्शन ए और सी में कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी ही है। अपने घर में जो सुख है वो कहीं और नहीं, समझ लो। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। OMR आपने जमा की थी, नहीं की थी, करनी है ना। चलो आप लेट भी हैं तो एक काम करिए, आप क्वेश्चन नंबर 11 से चेक करो, फिर बाकी के बाद में देख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है ना। अपने घर में जो सुख है वो और कहीं पर भी नहीं है। बिना पलक झपकाए, आप पलक नहीं झपकाओगे भाई, पलकें झपकाए बिना, उसके लिए एक शब्द क्या है, निर्निमेश। कितने लोगों को वी पलक लगा होगा, नहीं, वी पलक नहीं है, इसका है निर्निमेश। तो निर्निमेश इज द राइट आंसर। अब ये देखो ऐसे सवाल बनते हैं तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ना। चलिए निर्निमेश, तो राइट आंसर क्या लिखेंगे आप लोग, निर्निमेश लिखेंगे। कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हो, क्वेश्चन पढ़ रहे हो 12वां, ठीक है। तो 12वीं का राइट आंसर लिख लेना डी, 12वीं का राइट आंसर डी। 13वें पे आओ, मिश्र वाक्य क्या है इसमें से, है ना। चलो मिश्र वाक्य ढूंढो। सूरज उगने पर कुहासा फट गया, उसके पास जो था
वह खो गया, ठीक है चलिए, उसका सब कुछ खो गया, उसने अपना घर लुटा दिया। ऑप्शन बी बहुत सही है। तो ऑप्शन बी में मिश्र वाक्य है। ये हम लोगों ने पढ़ा था हिंदी में, 3 प्रकार के वाक्य। सबसे पहले आता है सरल वाक्य, राइट, सबसे पहले क्या है हमारे पास में, सरल वाक्य, तीनों में ही सरल वाक्य है। दूसरा था हमारे पास में मिश्र वाक्य, सरल वाक्य मतलब जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता हो। जैसे ये है ना कि सूरज उगने पर, ये एक जो है पहला है, तो सूरज उगने पर, ठीक है, कुहासा फट गया, इसमें सरल वाक्य है। उसका सब कुछ खो गया, उसका सब कुछ खो गया, सरल वाक्य है। उसने अपना घर लुटा दिया, इसमें भी सरल वाक्य है। एक उद्देश्य एक विधेय, मतलब करता एक और उसके बाद जो भी उसमें बचेगा, जो भी क्रिया हो रही है वो एक, तो वो होता। संयुक्त में क्या होता है कि एक होता है मुख्य उपवाक्य और अन्य होते हैं उस पर आश्रित उपवाक्य। तो अगर इस पंक्ति में देखें तो मुख्य वाक्य क्या है कि उसके पास जो कुछ था, ये हो गया मुख्य वाक्य, मुख्य उपवाक्य, और उसके साथ जुड़ा हुआ आश्रित वह खो गया, दूसरा आ गया, तो ये क्या आ गया यहाँ पर मिश्र। और एक होता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त की पहचान कैसे करोगे, उसमें संयोजक चिन्ह लगे होंगे, जैसे और, तथा, एवं, है ना, तो ये जहां पर लगे होंगे तो वहां पर संयोजक चिन्ह जरूर लगे होंगे। तो राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए ना, 13th के बाद 14th पे आओ। पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, राइट, यह वाक्य किस काल का, पहली बात तो जाएंगे है, तो भूत तो होगा नहीं, भूत को तो हटा दो। अब बताओ ये वर्तमान हो सकता है या भविष्य हो सकता है, जाएंगे है ना, जैसे मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो कब आएंगे नहीं पता लेकिन आएंगे, है ना, धरती का सीना फाड़ के आएंगे लेकिन आएंगे। ठीक था, यही था ना करण अर्जुन वाली कहानी। ठीक है चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या लिखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर बी 14th का सामान्य भविष्यत काल, है ना, क्या है इसमें, सामान्य भविष्यत काल है। सामान्य भविष्यत काल, सामान्य भूतकाल का मतलब क्या होता है कि भाई कार्य जो है बीते समय में हुआ है। अच्छा, भूतकाल का तो मतलब ये ना, काल किसे कहते हैं, जो क्रिया के समय को बताए, क्रिया कब हुई, तो जो क्रिया पूर्व में हो चुकी है अतीत में वो क्या है, भूतकाल है। और सामान्य मतलब कि जो पूर्व में संपन्न हो गई लेकिन उसके सही समय का पता नहीं चलता, ये सामान्य भूत है। अंतर ये है ना, आपको लग रहा है सर भूतकाल इजी है, भाई भूत में भी सामान्य भूत है, आसन्न भूत है, संदिग्ध भूत है, हेतु हेतुमत भूत है। तो उसमें अगर सामान्य भूत कहें तो कार्य हुआ तो था, संपन्न भी हो गया, लेकिन उसका समय क्या था ये हमें जानकारी नहीं मिलती है, तो वहां पर सामान्य होगा। संदिग्ध है वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध में मतलब जहां पर संदेह हो रहा हो, शायद उसने खाया होगा, है ना, शायद वह गया होगा, शायद पिताजी आ गए होंगे, तो वो शायद है। और प्लस क्या है, वो कब की बात कर रहे हैं, वर्तमान था ना, हाँ, तो वर्तमान की बात कर रहा है, तो वर्तमान की बात कर रहा है, ऐसा नहीं कि शायद पिताजी आए थे या शायद वह कल वहां जाएगा, नहीं, जो अभी हो रहा हो, वर्तमान की जो हम लोग बात करेंगे, जो वर्तमान में हो रहा हो, ठीक है, जैसे कि वह खाता हो, वह सोता हो, वह गाता हो, ये क्या है, संदिग्ध है। तो अच्छा, असामान्य वर्तमान में तो क्या सामान्य आ जाएगी क्रिया, जैसे राम पढ़ता है, बच्चे खेलते हैं, है ना, तो ये सब क्या है वर्तमान में, और सामान्य वर्तमान काल में, है ना, टीचर पढ़ा रहा है या टीचर पढ़ाते हैं, तो लाइक दैट, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर क्या लिखेगा इसका, बी लिखेगा, बी लिखेंगे, भविष्य काल, इजी है। राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में कौन सा प्रकार है, हाँ जी, श्याम राम की क्या पढ़ता है, किताब। और मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि जहां सकर्मक और अकर्मक क्रिया हो वहां क्या प्रश्न का उत्तर ढूंढो। यदि आपको क्या प्रश्न का उत्तर मिल रहा है तो वहां पर है सकर्मक, और यदि क्या का उत्तर नहीं मिल रहा है तो वहां पर है अकर्मक। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे जैसे अगर हम लोगों ने कहा था, मैं कह दूं कि सूरज, मैं कहूं कि सूरज हंसता है, सूरज हंसता है, अब इसमें क्या है, सकर्मक या अकर्मक, पूछो ना सवाल, सूरज क्या हंसता है, क्या हंसता है नहीं, क्यों हंसता है तो अलग, क्या हंसता है का मतलब क्या है, हंसना तो हंसना है। अगर मैं कहूं कि सुमन रोता है तो सुमन क्या रोता है, नहीं, सुमन रोता है, क्या का जवाब नहीं मिल रहा ना, तो वहां पर अकर्मक क्रिया आएंगी। लेकिन अगर मैं कहूं कि सूरज खेलता है तो सर सूरज क्या खेलता है, सूरज क्रिकेट खेलता है, सकर्मक है, क्या खेलता है, आंसर मिल रहा है क्रिकेट, तो सूरज क्रिकेट खेलता है, इसमें क्या है, इसमें है सकर्मक क्रिया, कर्म के साथ में, है ना। तो ये है ना, जैसे मैंने कहा कि सुमन आम खाता है, तो क्या मिल रहा है ना कि सुमन क्या खाता है, आम खाता है, या आम खा रहा है, तो लाइक दैट वहां पर क्या होगी, सकर्मक होगी। तो अकर्मक और सकर्मक पूर्वकालिक क्रिया में कई बार बता चुका हूं, जहां पर अभी अभी हमने एक क्रिया संपन्न कर ली हो
और दूसरी क्रिया तुरंत शुरू कर दी हो, तुरंत कह रहा हूं मैं, तुरंत, त्वरित रूप से, तो जो पहली क्रिया होगी उसको क्या कहेंगे हम लोग? पूर्वकालिक कहेंगे। जैसे आपने क्या कहा कि मैं नहाकर पढ़ूंगा या नहाकर पूजा पाठ करूंगा, तो तुरंत हो रहा है, ऐसे नहीं कि मैं आज नहाऊंगा 4 दिन बाद पूजा करूंगा, नहीं ना, मैं नहाकर पूजा करूंगा। भाई नहा के आए, आपने बढ़िया ढंग से नहाया और उसके बाद जो है आप विद इन अ मिनट, विद इन 2 मिनट्स आप पूजा पाठ करने स्टार्ट हो गए। तो ये क्या है कि भाई मैं नहाकर जो है ये करूंगा, या मैं खाना खाकर पढ़ाई करूंगा, तुरंत करोगे, तो जो खाना खाने की क्रिया होगी वो पूर्वकालिक होगी। तो पूर्व मतलब एक क्रिया संपन्न हो गई है, दूसरी स्टार्ट हो गई है ना, तो राइट आंसर क्या लिखेंगे? ऑप्शन नंबर सी। 16 पे आओ। चाय फीकी है, इस वाक्य में फीकी किस प्रकार का विशेषण? अब गुणी तो होता है भाई, किसी चीज का मीठा होना, कड़वा होना, फीका होना, खट्टा होना, है ना, नमकीन होना, ये सब क्या है? उसका गुण है। तो उस चाय की विशेषता क्या है? कि वो फीकी है। लेकिन विशेषता में कौन सी विशेषता? उसके गुण है। परिमाण नहीं हो सकता। परिमाण तब होता अगर मैं कहता कि कप में थोड़ी चाय बची है, तो वो जो थोड़ी है, थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है, तो वो थोड़ी सी जो पी है, वो जो भी पी है, तो इट मीन उसमें क्या है? थोड़ा, अधिक, ज्यादा, कम, किंचित, है ना, तो वो सब क्या है? परिमाण है। वो सब क्या है? वहां पर क्या है? वो परिमाण है। संख्यावाचक तो सीधी बात है, संख्या में भी देखो, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। 4 किलो गेहूं, तो 4 किलो गेहूं में भाई हमें पता है 4 लिखा हुआ है, संख्या लिखी हुई, तो 4 किलो गेहूं, उसमें क्या है? वहां पर संख्या है। लेकिन जब सार्वनामिक विशेषण की बात आती है, तो मैंने आपसे कई दफा कहा है, बस इतना समझा करो कि इसमें जो संज्ञा होती है उससे पहले क्या लगा लो? सर्वनाम लगा लो। जो संज्ञा होता है उससे पहले आप लोग सर्वनाम शब्द का लगा दोगे तो वो बन जाएगा सार्वनामिक विशेषण। उदाहरण के तौर पर कोई एक उदाहरण दो, जैसे कोई भी एक उदाहरण। वह, यह सुमन की पुस्तक है, चलो ठीक है। वह गाय सुंदर है, कह सकते हैं ना, गाय से पहले वह शब्द, तो वह क्या है? सर्वनाम, और गाय क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा से पहले अगर सर्वनाम शब्द जोड़ दो तो वो सार्वनामिक विशेषण को बतलाएगा। समझ लो कि वह गाय सुंदर है, वह वह घर मेरे भाई का है, लाइक दैट। तो वहां पर क्या आ जाएगा? सार्वनामिक जो है विशेषण आ जाएगा, है ना। तो ये इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। गुण है जी फीका होना या मीठा होना। चलिए, क्या हो गया? ये हर क्लास में एक बार सो क्यों जाता होगा बोर्ड? अगला क्वेश्चन पढ़ाओ जरा, क्या है? क्या है? अंगरखा का क्या अर्थ है? अंगरखा शब्द क्या है? तत्सम है, देशज है, विदेश है या तद्भव है? तो ये तो इजी है, बताओ। अंगरखा शब्द कैसा है? तद्भव है। और जो इसका तत्सम स्वरूप है वो क्या है? अंगरक्षक। तो अंगरक्षक का क्या होता है? अंगरखा होता है ना। चलिए, पीडीएफ कौन सा था? जी था ना। सवाल 16 था, 17, ठीक है। चलिए, सवाल 17 पे आओ जरा। कहाँ से मिल गया भाई? इधर है क्या? चलिए, सवाल 17वां क्या पूछ रहा है आपसे? पूछ रहा है कि इसमें से अंगरखा शब्द क्या है? अंगरखा शब्द क्या है इसमें से? देखो, ये है तद्भव शब्द, और जैसे आप लोगों ने बताया कि इसका जो तत्सम होगा वो क्या होगा? वो होगा अंगरक्षक। अंगरक्षक मतलब सलमान खान ना, बॉडीगार्ड। तो बॉडीगार्ड जो है उसको अंगरक्षक कहते हैं ना, जो भाई आपकी रक्षा कर रहे हैं। तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? 18वीं का आंसर दो। माया, दया, भाषा या फिर आभार? आभार। तो आभार जो है वो क्या है? वो आपका पुल्लिंग शब्द है। आभार व्यक्त किया जाता है या आभार व्यक्त किया जाती है? जाता है, पक्का। माया, माया क्या है? फीमेल है ना। किसके माया जाल में फंसते हो? लड़की के, देखो बोल भी रहे हैं। तो बस ठीक है, वो फीमेल है, ठीक है, माया जाल। और बाकी दया, इस पर मुझे दया आ रही है, इस पर मुझे दया आ रहा है, वो अलग चीज है कि दया दरवाजा तोड़, वो अलग चीज है ना। भाषा, भाषा बोली जाती है, भाषा बोला जाता है, भाषा बोली जाती है, ठीक है।
ये इसलिए बोल रहा हूँ आपके शब्दों में है ना, वैसे ऐसा कुछ लॉजिक है। प्रत्यर्पण में कौन सा उपसर्ग है? अभी अभी पढ़ा था हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही, बल्कि आजकल यही पढ़ रहे हैं शायद। तो प्रतिधन अर्पण लिखूं या अर्पण? अर्पण लिख लूं, चलो तो प्रतिधन अर्पण लिखो, प्रत्यर्पण हो जाएगा, राइट आंसर प्रति आएगा, प्रत्यय नहीं आएगा, प्र नहीं आएगा, पर तो खैर दूर दूर तक नहीं, तो ये इसका जो है प्रति आ जाएगा ना। प्रति से कोई और दो शब्द बताओ जिसमें प्रति उपसर्ग हो। प्रत्येक, प्रतिधन एक, प्रतिकूल, प्रतिधनकूल, और प्रत्येक, प्रतिधन एक, प्रत्यक्ष, प्रतिधन अक्ष, ठीक है, तो इटीसी। चलिए प्रत्यारोपण, ठीक है, प्रतिधन आरोपण। नेक्स्ट आ जाओ, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, पहले आप ये बताइए। इसमें लगता है अल्प विराम, और अल्प विराम का साइन क्या है? कॉमा, जिसको अंग्रेजी में आप कॉमा कहते हैं ना, उसको हिंदी में कहते हैं आप लोग क्या? अल्प विराम, है ना। और ये तो नहीं पता ना समानार्थी शब्द क्या होते हैं? दो या दो से अधिक जो समान स्तर के शब्द को जोड़ने वाले होते हैं वो समानाधिकरण होते हैं। और लाघव चिन्ह क्या होता है, ये तो सबको पता होगा। लाघव को देखो याद करने का तरीका क्या है, लाघव का एक और नाम याद रखो, और इसको कहते हैं लघुता सूचक। क्या कहते हैं इसको? लघुता सूचक। और लघुता सूचक का मतलब क्या है? देखो, जैसे अगर मैं कहूं कि हाँ कि मोहित किस विश्वविद्यालय में पढ़ते हो, तो वैसे अगर मुझे पूरा लिखना पड़ता तो मैं यूं लिखता ना, विश्वविद्यालय, ये लिखता मैं, है ना, हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय, या फिर सीधे मैं ये लिख दूं हेमंती नंदन बहुगुणा विवी। तो जब मैं विवी लिख रहा हूं तो विवी में मैं इस जीरो की तरह एक साइन बना रहा हूं, वही चिन्ह आपका लाघव चिन्ह होता है, इस तरीके का साइन, ये लाघव चिन्ह होता है ना। या जैसे हम लोग लिखते हैं कि डॉक्टर, तो भाई डॉक्टर को जरूर नहीं है पूरा लिखना है, आप कैसे लिख लेते हो, ये और यहाँ पर इनके आगे ऐसा लगा देते हो डॉक्टर। ऐसे प्रोफेसर लगाते हो, प्रोफेसर के आगे प्रो लिखा और उसके आगे लाघव चिन्ह। तो लाघव को संक्षिप्त सूचक कह लीजिए, या इसको जो है लघुता सूचक कह लीजिए, जिसमें जो है संक्षेप में लिखा जा रहा है, तो इसको संक्षेप सूचक शब्द भी लिख सकते हैं। अर्ध विराम तो पता है, पूर्ण विराम, उसके नीचे कॉमा, ये हो जाएगा अर्ध विराम का चिन्ह। और विवरण चिन्ह, ठीक है, जैसे अगर मैं लिखूं फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने लिखा कि वाक्य के दो भेद हैं, मैंने लिखा मान लीजिए वाक्य के दो भेद हैं, बाई चांस कर रहा हूं मैं, वैसे आपने वाक्य तीन प्रकार के पढ़े है ना। तो अब इसके आगे हम लोग क्या लगाते हैं? यू चिन्ह लगाते हैं, है कि नहीं, ये चिन्ह लगाते हैं। तो जो ये चिन्ह होता है यही तो विवरण दर्शाएगा, ये चिन्ह क्या है? विवरण को दर्शाएगा। विवरण मतलब किसी चीज की जानकारी देना, किसी चीज की सूचना देना, किसी चीज का निर्देश देना, तो विवरण चिन्ह है कि भाई वाक्य के तीन भेद हैं, संयुक्त वाक्य है ना, या फिर जो है साधारण है, या फिर जो है आपका मिश्र है, तो लाइक दैट। तो वहां पर हम सूचना दे रहे हैं किसी चीज की, तो वहां पर क्या लगता है? विवरण चिन्ह लगता है। ये हो गया आपके इनिशियल कितने क्वेश्चंस? दैट इज 20 क्वेश्चंस। अब देखो 21 से सर ने आपको करवा दिए हैं, अब मेरा बारी आएगा सीधे क्वेश्चन नंबर 61 के ऊपर। तो अब सीधे हम लोग चलेंगे 61 पे। 61 जल्दी आना है, थोड़ा और फास्ट बढ़ते हैं। 61 ये रहा ना 61, 60 तक सर ने करवा दिया होगा, 60 वाला उत्तराखंड है, 61 पे आओ, जल्दी चलो, ठीक है। ये बेसिक सवाल है, आज का पेपर इतना बड़ा नहीं। निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम के अनुसार लगाइए। बताओ जरा, पहले मराठा पेशवा का नाम क्या था? बालाजी विश्वनाथ था, और बालाजी विश्वनाथ को 1713 में साहू महाराज ने, क्योंकि उस समय जो है मराठा किंग कौन थे? साहू थे, क्योंकि साहू को छोड़ा गया था ना 1707 में, साहू को रिलीज किया था बहादुर शाह प्रथम ने, जिसका नाम मोहम्मद मुअज्जम था, औरंगजेब का बेटा। औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में, तो 1707 में उसका बेटा बना था मोहम्मद मुअज्जम, जिसने अपने दो भाइयों को हराया था, मोहम्मद आजम को और काम बख्श को, और उनको हराने के बाद अपना नाम बदला और बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से उसने गद्दी संभाली। लोग इसको शाह ए बेखबर कहते थे। किसको? शाह आलम फर्स्ट को, शाह आलम बोला मैंने, बहादुर शाह फर्स्ट है ना, बहादुर शाह फर्स्ट को, इसको शाह ए बेखबर भी कहते थे। और वो जो व्यक्ति था उसने जो है उसने जो है साहू को रिलीज किया था, और साहू महाराज जी ने फिर 1713 में अपॉइंट किया बालाजी विश्वनाथ को अपना पहला पेशवा, और 1713 से लेकर 1720 तक जो है इस पद पर बने रहे थे हमारे बालाजी विश्वनाथ जी। बालाजी विश्वनाथ के समय की सबसे बड़ी घटनाओं में आते हैं जब ये दिल्ली गए थे, और दिल्ली में इन्होंने क्या किया था, जो उस समय क्या कहेंगे, कौन से ब्रदर्स थे? सैयद ब्रदर्स, हुसैन अली, और जो इनके साथ में एक और व्यक्ति था मोहम्मद अली और हुसैन खान, ये दो लोग थे, है ना, सैयद ब्रदर्स। तो इनके साथ मिलकर जो है
पहले पेशवा ने जो किया था वो क्या था, दिल्ली की संधि। और दिल्ली की संधि के ही मुताबिक जो है फारूक शेर की हत्या भी हुई थी, और फारूक शेर के बाद मोहम्मद शाह रंगीला जो है उसको थ्रोन मिला था। फारूक के बाद हालांकि दो और लोग आए थे, रफीउद्दर्जा, रफीउद्दौला, लेकिन वो नहीं पढ़ने आपने। तो पहले का समय है 1713 से 1720। फिर जैसे इनकी डेथ हुई उनके बाद उनका बेटा बाजीराव फर्स्ट, इसको मिला था जो है पेशवा का पद 1720 में, और 1720 से लेकर 1740 तक जो है गद्दी पर बैठे थे बालाजी प्रथम, है ना, बाजीराव प्रथम, सॉरी। और बाजीराव प्रथम की देखो घटनाएं तो बहुत सारी, मैं आपको सिर्फ 3 बड़ी घटनाएं बताता हूं। सबसे पहली घटना थी इनकी, वो था पालखेड़ा का युद्ध। आप लोगों को कुछ याद है या किसके खिलाफ हुआ था? हैदराबाद के निजाम के खिलाफ हुआ था। और हैदराबाद का निजाम कौन था इस समय? चिनखलिज खान था, जिसका रियल नाम था आसफ जहां निजाम उल मुल्क। तो आसफ जहां निजाम उल मुल्क, या जिसको चिनखलिज खान कहते हैं, हैदराबाद का निजाम, उसके साथ में सबसे पहला युद्ध लड़ा था बाजीराव प्रथम जी ने। कौन सा? पालखेड़ा का युद्ध। पालखेड़ा का युद्ध का समय कौन मुझे याद दिलाएगा? हाँ जी, 33 नहीं, 33 तो आप आगे चलेंगे काफी, बताओ। ये था 7 मार्च 1728 का, 7 मार्च 1728 में युद्ध लड़ा था। अब देखो इस युद्ध की विशेषता क्या है। ऑब्वियस युद्ध में जीत हुई थी बाजीराव फर्स्ट की, है ना, और हार हुई जब किसकी? निजाम उल मुल्क की। तो उस समय निजाम उल मुल्क ने एक समझौता किया, और इस संधि को भारत के इतिहास में कहते हैं मुंगी शिवगांव की संधि। ये सवाल पूछा गया कि मुंगी शिवगांव की संधि कब हुई थी और किसके बीच हुई। तो जब युद्ध हुआ तो युद्ध का समापन किसके साथ हुआ? तो युद्ध के समापन पे एक समझौता हुआ था जिसका नाम था मुंगी शिवगांव की संधि। और इस मुंगी शिवगांव की संधि के मुताबिक पेशवा ने जीत दर्ज की, या ऐसे कह सकते हैं निजाम ने अपनी हार स्वीकार की, और जो है जो भी एरियाज थे, जीते गए एरियाज, वो जो है चले गए थे किसको? पेशवा को, बालाजी को, है ना, सॉरी बाजीराव प्रथम को। दूसरा, उसी निजाम के साथ फिर से एक और युद्ध लड़ा गया था, या फिर से एक जो है समझौता हुआ था, और वो था 1738 में। 1738 में क्या हुआ था? 1738 में एक बार पुनः निजाम उल मुल्क ने जो है हमला किया, और हमला करते समय एक जगह पड़ती है दुरई सराई। तो दुरई सराई के पास में युद्ध हुआ था। दुरई सराई का युद्ध जब हारा था, तो दुरई सराई के युद्ध को हारने के बाद निजाम ने पेशवा बालाजी प्रथम के साथ में, सॉरी बाजीराव प्रथम के साथ में समझौता किया था, जिसका नाम था दुरई सराई की संधि। तो ये भी सवाल पूछा कि दुरई सराई की संधि कब और किसके बीच हुई? तो 1738 में दुरई सराई की संधि हुई इन बिटवीन, वेरी ऑब्वियस, बाजीराव प्रथम एंड निजाम उल मुल्क, जिसको चिनकलिज खान के नाम से जानते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी घटना थी इनके समय की, वो थी दिल्ली पर आक्रमण। 29 मार्च 1737 को, 29 मार्च 1737 को मात्र 500 घुड़सवारों के साथ में बाजीराव प्रथम निकले और दिल्ली पर हमला किया, और दिल्ली को जो है लूट लिया, दिल्ली को निस्ते नाबूद कर दिया, लूट लिया। और याद करो जरा, 1737 में दिल्ली के तख्त पर कौन बैठा हुआ है? मोहम्मद शाह रंगीला बैठा हुआ। वो थ्रोन छोड़कर भाग गया, डर के मारे भाग गया ना। लेकिन फिर जो है बाजीराव जी ने उनको मैसेज पहुंचवाया कि हम आपकी हत्या करने नहीं आए, आप आइए, हम कुछ टर्म्स कंडीशंस रखते हैं, बात करते हैं, एक समझौता कर लेते हैं। तो तब बुलाया गया मोहम्मद शाह रंगीला को। तो मोहम्मद शाह रंगीला के साथ मिलकर फिर बाजीराव जी ने एक समझौता किया था, दिल्ली में एक संधि की थी, और उस संधि के मुताबिक इनको चौथ का सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार मिल गया था। मराठों के पास वही था उस समय। तो इसलिए जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं अभी फिलहाल 3 चीजें बता देता हूं बाजीराव जी के बारे में, बाकी इन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे। अब समय आया था नारायण राव जी का, जिसके समय राघोबा या रघुनाथ राव जो है अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है। लेकिन फिर रघुनाथ राव को कौन हटा देता है? नाना फडणवीस जी। तो नाना फडणवीस उनको निष्कासित कर देते, निकाल देते हैं। और तब जो रघुनाथ राव है या राघोबा जिसको कहते हैं, तो राघोबा फिर चले गया था अंग्रेजों की शरण में, और अंग्रेजों को इन्वाइट कर दिया कि आप आओ और आप हमला कीजिए। उसी के बाद तो आप कौन से युद्ध पढ़ते हैं? आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और इसका समय जो था नारायण राव का, वो था 1772 के आसपास। तो 1772 में, मात्र 1 साल के लिए रहा था, 72-73 के बीच में। तो 1772 में आया था नारायण राव। अब यहां कंफ्यूजन क्यों नहीं रखनी? क्योंकि माधव राव सेकंड है। अगर माधव राव फर्स्ट पूछा होता तो फिर इसका समय 1761 से 72 होता, मतलब अगर फर्स्ट होता तो नारायण से पहले आता। लेकिन ये द्वितीय पूछा गया है, इट मींस कि ये नारायण के बाद का राजा था, और ये 1774 से लेकर 1796 तक, 1774 से लेकर 1796 तक जो है थ्रोन पर बैठा रहा। और इसके बाद फिर एक ही व्यक्ति आया था जिसका नाम था बाजीराव द्वितीय। और बाजीराव द्वितीय जो था, इसका समय कब से काउंट हो जाएगा? 1796 से,
और जिस समय जो है तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, जिसको आप लोग पिंडारियों का अंत भी कहते हैं 1818, तो वहां तक इसका शासनकाल रहा। बाकी इस बीच में देखो कौन सा बदलेगा, सिर्फ 20 से 40 हो गया ये। अब आप जानते हैं कि यहां पर एक और व्यक्ति आया था जिनका नाम था बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव, जिनको आप लोग नाना साहिब कहते हैं। और नाना साहिब का जो समय था मेरे साथियों, वो था कब, 1740 से 1761। इनकी जो डेथ हुई थी वो शॉक के कारण हुई थी, सदमा लगा था किस चीज का, पानीपत की तीसरे युद्ध का, जो उनको हार मिली थी। तो पानीपत का तीसरा युद्ध सबको याद है, 14 जनवरी 1761। कौन आया था, अहमद शाह अब्दाली आया था, उसने लड़ाई की मराठों से, और मराठों में इन्हीं के प्रिय बेटा, इन्हीं के बेटा जो थे सदाशिव नहीं सॉरी विश्वास राव। तो विश्वास राव जो है उनकी डेथ हुई थी, और इनका जो सबसे प्रिय कह लीजिए जो अधिकारी था, सेना नायक था, सदाशिव राव भाव। सदाशिव राव की भी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने एक मुस्लिम सहयोगी के साथ में सहयोग किया था, इब्राहिम गार्दी। इब्राहिम गार्दी जो तोप खाने का मतलब हेड था, तोप चलाना जिसमें एक्सपर्टीज थी, उसको इब्राहिम गार्दी युद्ध भूमि में मारा गया था। तो इनको मतलब ये सारा सदमा जो है सह नहीं पाए थे, और उस कारण जो है महाराज के समय जो है मृत्यु हो गई थी। तो 1761 का वो वाला दौर था जहां पर आप लोग इनको याद कर लेते हैं। बाकी मैंने बता दिया 61 से 72 माधवराव प्रथम, जो कि यहाँ है नहीं ऑप्शन में, तो 61 से लेकर 72 तक माधवराव प्रथम, फिर 72 में जो है नारायण राव, फिर 74 से 96 माधवराव द्वितीय, और फिर 96 से 18 तक आए थे बाजीराव। तो ये पूरा पेशवाओं का एक क्रम था भारत में। तो इट मीन्स की राइट आंसर पूछा था ना, आपके सही क्रम लगाओ। तो पहले पर पहला, दूसरे पर दूसरा, और फिर क्या आएगा, तीसरा और चौथा। तो क्या इसका आंसर 1 2 3 4 बनेगा? यस। तो इसका राइट आंसर लिख लेना 1 2 3 और 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सही सुमेलित है? अब बताओ, इस वाले पे हम कितनी बार तो डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स, है ना, कौन सा सही सुमेलित है? पहला बताओ, स्थायी बंदोबस्त या जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था, जिसको जमींदारी सिस्टम कहते हैं, क्या इसको 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं लाया था? लाया था, कई बार मैं बता चुका हूं। क्या रैयतवाड़ी सिस्टम को थॉमस मुनरो के द्वारा 1818 में क्या शुरुआत नहीं की गई थी? ये भी बिल्कुल सही है। और अब बताओ कि महलवाड़ी जो सेटलमेंट सिस्टम है, क्या इससे जुड़ा हुआ था हॉल्ट मैकेंजी? बिल्कुल जुड़ा हुआ था। ये थोड़ा पहले का समय भले है, जैसे 1822 के आसपास जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो 1822 के आसपास में जो हॉल्ट मैकेंजी था, इस हॉल्ट मैकेंजी ने जो है शुरुआत कर ली थी किसकी, दैट इज ऑफ महलवाड़ी सिस्टम। लेकिन इसको कंप्लीट जो इम्प्लीमेंटेशन दिया था, कंप्लीट जो इसको प्रभावी किया था, वो 1833 में किया था, किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो 1833 में भी अगर लिखा होता लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो वो पूर्ण रूप से महलवाड़ी लाया था, लेकिन हाँ आंशिक रूप से कहीं ना कहीं हॉल्ट मैकेंजी जोड़ा था। तो 1 2 3 तीनों सही है, इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लिख लेना। डिस्क्रिप्शन कंप्लीट पढ़ना होगा इस, प्लीज विजिट प्रीवियस वीडियोस, है ना, आपकी प्लेलिस्ट तैयार है यूट्यूब पे, उन सब में मैंने ये डिटेलिंग में करवा रखी है ऑलरेडी। गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? देखो, तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल जी ने की थी, और ये अगर आप गलत नहीं हो तो ये हुई थी 1 नवंबर 1913 को। कहां पर? सैन फ्रांसिस्को में। तो सैन फ्रांसिस्को में इसका गठन किया गया था, और जिस समय इसका गठन हुआ, कितने महान लोग थे इससे जुड़े हुए, है ना। जैसे उदाहरण देखो, लाला हरदयाल तो थे इसके फाउंडर मेंबर, इनके साथ जो दूसरे फाउंडर मेंबर थे वो थे सोहन सिंह भाकना, सोहन सिंह भाकना जी, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। इन्हीं के साथ जुड़े हुए थे गुरदत्त सिंह, ये वही गुरदत्त सिंह जी हैं जिनको आप लोग कामागाटा मारू केस में पढ़ते हो। कामागाटा मारू एक जापानी जहाज था ना, तो उसको लेकर जब ये जो है सिंगापुर से वैंकूवर जा रहे थे, तो उस समय जो है किस तरीके से झड़प हुआ, फिर वो कलकत्ता जहाज भेजा गया, बजबज पर जो है बहस हो गई थी अंग्रेजों के साथ में। तो इससे जुड़े हुए थे गुरदत्त सिंह। इससे जुड़े थे करतार सिंह सराबा, करतार सिंह सराबा, करतार सिंह सराभा, करतार सिंह सराभा। ये मैं सिर्फ बड़े नाम लिख रहा हूं एक दो। सोहन सिंह भाकना जो कि अध्यक्षता भी निभा रहे थे, गुरदत्त सिंह जी, करतार सिंह सराभा जी, इसके अलावा जैसे यहाँ पर थे वीजी पिंगले, इसमें थे कौन, जीवन सिंह जी, इसमें थे कौन, काशीराम जी। तो काशीराम, पिंगले, जीवन जी, ये सब जो है इससे जुड़े हुए प्रमुख लोग थे। और सबसे प्रसिद्धि ये थी कि इन्होंने यहीं पर गदर पत्रिका भी लॉन्च की थी, उर्दू भाषा में थी। गदर को जो इन्होंने उर्दू में भी पब्लिश किया था। अगर आप, अब भाई
इसका ट्रांसलेशन फिर बाद में पंजाबी में, इंग्लिश में तो ऑब्वियस सी बात है होना ही था, है ना, गुजराती में इसका ट्रांसलेशन हुआ था। तो ये गदर पत्रिका जो है इस तरीके से चली थी। तो 1 नवंबर याद रखना सैन फ्रांसिस्को से, है ना, और विदेशों में क्रांतिकारिता को बढ़ावा देने के लिए ये पार्टी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। चलो भाई, मुझे ऑप्शंस की जरूरत नहीं लगती है कि आपको ऑप्शन की नीड है, बाद में देखते हैं ऑप्शन, पहले हम सीक्वेंस पढ़ते हैं। कह रहा ना कि राइट सीक्वेंस में लगाओ। अब देखो, साइमन कमीशन का अपॉइंटमेंट है, ये नहीं बोला कि साइमन कमीशन भारत आया, अपॉइंटमेंट। अगर भारत आना होता तो हम लोग 1928 लिखते, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। लेकिन यहां पूछा हुआ है इसका, तो इसका गठन हुआ था कब, दैट इज इन नवंबर 1927। तो इसका राइट आंसर क्या लिख लेंगे, सॉरी अभी हम सीक्वेंस बना रहे हैं, तो सबसे पहले इसका सीक्वेंस लिख लीजिए, दैट इज इन 8 नवंबर 1927 को या नवंबर 1927 में। जलियांवाला मैसेकर कितनी बार बता दिया है आप लोगों को, है ना, केसरी चैप्टर 2 मूवी देख लो, उसमें जलियांवाला को दिखा रखा है। ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। दांडी मार्च, महात्मा गांधी जी का दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 5 अप्रैल 1930 को ये पहुंचे थे वहां पर, कहा, दांडी, और 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने नमक तोड़ा था, यानी ये दांडी तट पर गए थे। इसीलिए मैं आपको कई बार कहता हूं कि बुक में लिखा होता है ना कि 12 मार्च से 6 अप्रैल, ठीक है, और जब मैं यूं कहूं कि 12 से 5, तो 5 भी गलत मत कहना। दांडी जो पहुंचे थे, जहां जाना था, वो 5 को गए, फिर उस दिन जो है रात को रेस्ट किया और 6 की सुबह निकले, और 6 तारीख को क्या किया, दांडी नामक जगह पर पहुंचे, वहां पर नमक लिया अपने हाथों में, नमक कानून तोड़ दिया, तो दांडी मार्च उसको हम लोग कहते हैं। अब कह रहा कि फिरोज शाह मेहता की जो है डेथ कब हुई, इसको रटा नहीं जाता है। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं ये नहीं कहूंगा कि आज के बाद हर किसी को रटो इसकी डेथ कब हुई, नहीं, लेकिन कुछ फेमस पर्सनैलिटीज है। तो इनकी डेथ थी 5 नवंबर 1915 की। तो ये है 5 नवंबर 1915। फिरोज शाह मेहता बड़ा नाम है, भारत के इतिहास में जुड़ा हुआ, है ना, उदारवादी नेताओं में शामिल थे। अब क्या पूछा था सही सीक्वेंस ना, तो कहां से चले, 15, 19, 27 और 30, यानी कि 4, 2, 1, 3। तो अब देखते हैं जरा है कहीं, ये हो गया ना मेंशन, 4, 2, 1, 3 है ऑप्शन में, 4, 2, 1, 3 ऑप्शन नंबर 1 है। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर लिख लेना। हो गया डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी इरविन पैक्ट में क्या शामिल था? पहली बात तो ये बताओ, गांधी इरविन समझौता हुआ किस तारीख को था? 5 मार्च 1931। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। अब इसमें कह रहा है क्या सही है, लेट्स सी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसको गोलमेज सम्मेलन कहते हैं। इसमें जो है कांग्रेस को भाग लेना होगा, गांधी जी से यही तो हुआ था उस समय जो है एग्रीमेंट। तो बिल्कुल सही है पहला, कोई दिक्कत नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए गांधी जी के द्वारा जो भी अध्यादेश है, सरकार के द्वारा जो भी अध्यादेश है, सब वापस लोगे, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। पुलिस के अत्याचार की जांच करने हेतु गांधी के सुझाव की स्वीकृति। गांधी जी से सुझाव क्यों चाहिए भाई ब्रिटिशर्स को? गलत है, गलत है। एंड केवल उन्हीं कैदियों को रिहा करो जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं लगा हुआ, ये सही है। और इसी बात को लेकर, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप हो, चाहे महात्मा जी के कितने भी बड़े सपोर्टर हो, वो इस बात को लेकर थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर लेते हैं बापू को। कितने ज्यादा क्रिटिसाइज हुए थे उस समय बापू, क्यों? क्योंकि 5 मार्च को हुआ इरविन के साथ समझौता, और उधर 23 मार्च को, कितने दिन का गैप आ रहा है, 17-18 दिनों का गैप। 23 मार्च 1931 को हमारे राजगुरु भगत सिंह जी और सुखदेव जी को फांसी पर लटका दिया। उसी महीने विद इन 17 to 18 डेज। अब सोचो ना, अगर बापू प्रेशराइज करते इरविन को तो वो छुड़वा सकते थे उनको। ये हर एक मतलब जो है व्यक्ति मानता है कि हो सकता था, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि ऐसा होना ही था। अगर एफर्ट्स डालते, दबाव बनाते, है ना, अड़ जाते चीजों को लेकर, तो शायद हो सकता है। मैं देखो शायद की बात कर रहा हूं। और इसी के बाद ये हुआ था कि जब उसके बाद, अब देखो इसी महीने क्या होगा, लाहौर अधिवेशन, सॉरी कराची अधिवेशन होगा। और जब बापू कराची अधिवेशन में भाग लेने जा रहे थे कराची, तो लोगों ने जाने ही नहीं दिया। जगह में जो है उनको रोक दिया गया, काली पट्टी जो है पहनाई गई, बापू जी के खिलाफ जो है नारेबाजी होने लग गई थी बापू के खिलाफ कि भाई आपने इन रिहाई क्यों नहीं करवाई। तो कह दिया, जबकि हमें पता है ना कि राजगुरु जी, भगत सिंह जी, सुखदेव सिंह जी, है ना, इन पर क्या लगा हुआ था? इन पर जो है सेडिशन चार्ज लगा था, राजद्रोह का चार्ज लगा था। एक तो भाई इन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी थी। असेंबली के ऊपर भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त जी ने जो है बॉम्ब गिरा दिया था। लाहौर षड्यंत्र मामले में ये लोग गिरफ्तार हो रखे थे। तो ये मतलब वो लोग थे जिनको गिरफ्तारी की वजह थी,
जबकि यहां लिखवा दिया गया रिलीज ऑफ ओनली दोज इम्प्रिजनर्स हु वर नॉट अक्यूज्ड ऑफ वायलेंस, बल्कि ये लोग तो वायलेंस के अक्यूज्ड थे ना, इसलिए इनको कैसे छुड़वा देते। सो ये कंडीशंस थी। तो अब तीसरा गलत है, बाकी सब ठीक है। 1, 2 और 4 राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो 1, 2 और 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी को मार्क कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और ले चल रहा हूं, समझो मेरी बात। यहां लिखा था कि इनविटेशन या इनवाइटिंग द कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। एज वी ऑल नोस कि कितनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं? 3 हुई हैं। पहले ये बताओ कि तीनों का प्लेस कहां पर है? लंदन। तीनों की तीनों लंदन इंग्लैंड में हुई है। तीनों में अध्यक्ष कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड था। रैमजे मैकडोनाल्ड था। ये तो कॉमन है तीनों के लिए, है ना, ये तीनों के लिए कॉमन है, इसलिए मैं अलग अलग नहीं लिखूंगा। लेकिन अब पूछता है कि पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट आरटीसी कब हेड हुई थी? सोचो, मैंने करवा रखा है नहीं, और आगे बढ़ो। जनवरी में खत्म हुई थी, स्टार्ट बताओ। ये शुरू हुआ था 12 नवंबर को। तो 12 नवंबर 1930 को जो है शुरू हुआ था पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और जो है 19 जनवरी 1931 को खत्म। ये पूछता है। तो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चली थी पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकंड 7 सितंबर को, 7th ऑफ सितंबर। तो 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931। तो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चली थी दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये पूछा जाता है। और लास्ट एंड थर्ड आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 17 नवंबर। तो 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932। 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 को यहां पर हुई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बताओ जरा, क्या महात्मा गांधी ने किसी में भाग लिया था? सिर्फ और सिर्फ एक ही था, और वो था दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए स्वयं बापू जो है कौन से जहाज से गए थे लंदन? ये भी पूछा गया है। राजपुताना, एसएस राजपुताना जो जहाज था, उसको उसमें जो है मतलब गए थे बापू कहाँ? लंदन। ये सवाल ऐसे पूछ लेता कि राजपुताना शिप था, है ना। तो लाइक दैट। तो ये हो गया आपका जो है कंप्लीट ये वाला क्वेश्चन है। बातें देखो बहुत सारी हैं, लेकिन लिमिटेड हम लोग यहाँ रखेंगे ना, ध्यान रखना कैमरा चलता रहे। डन। 66। वेयर आर एंटीक्लाइंस एंड सिंक्लाइंस जनरली फाउंड? एंटीक्लाइंस एंड सिंक्लाइंस मैंने आपको ये बता रखा है। एंटीक्लाइंस एंड सिंक्लाइंस देखो, जो ऊपर की तरफ उठा हुआ पार्ट इसको कहते हैं अपनति, और जो नीचे की तरफ है ये वाला पार्ट इसको कहते हैं अभिनति। अप मतलब हमेशा ऊपर होता है, मैंने कहा था, है ना। तो अप का अपोजिट अभी हो गया। अभी मतलब थोड़ा कम या थोड़ा जो है घटाने की बात करते हैं। तो अक्सर हमारे पास में क्या होता है कि जो एंटीक्लाइंस एंड सिंक्लाइंस बनते हैं वो बनते हैं फोल्ड्स में, जहां पर फोल्ड पड़े हो, जहां पर क्या हो? फोल्ड पड़ा हो। राइट या राइट। और जो एंटी होता है यानी वो अप की तरफ होता है, एंटीक्लाइंस। तो एंटीक्लाइंस मतलब ये जो ऊपर वाले पार्ट्स हैं ये होता है एंटीक्लाइन, और सिंक्लाइन का मतलब जो ये वाला पार्ट है, एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन। और कहां पढ़ा था हमने ये? ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में। कहां पढ़ा था वर्ल्ड ज्योग्राफी में? जो हम अंतरजात बल पढ़ते हैं। दो तरीके के फोर्स होते हैं, एक होता है एक्सट्रूसिव फोर्स, एक होता है इंट्रूसिव फोर्स। तो जो इंट्रूसिव फोर्स है, इंट्रूसिव फोर्स मतलब अंतरजात बल, मतलब जो पृथ्वी सतह के भीतर जो फोर्स जनरेट हो रही है। जैसे पृथ्वी सतह के भीतर टकराती है क्या? प्लेट्स, और उससे भूकंप बनता है। तो आप बताओ, भूकंप पृथ्वी के ऊपर जनरेट होता है या पृथ्वी सतह के नीचे? नीचे जनरेट होता है। और जब नीचे जनरेट होता है तो वो हिट करता है ना अर्थ को, तभी तो अर्थ शेक करती है। मतलब शेक मतलब जो है कंपन करना। और भूकंप की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अर्थक्वेक? द शेकिंग ऑफ द अर्थ और द वाइब्रेशन ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर जो वाइब्रेशन हो रहा है, जो शेकिंग हो रही है, वही हमारा भूकंप है। अब मान लीजिए ये ऐसे प्लेन सतह थी, ठीक है। अब मैंने आपको कितनी बार बोल दिया, थोड़ा सुन लो, चलो जब बात छिड़िए तो दूर जाएगी। हार्ड रॉक है मान लीजिए, सॉफ्ट रॉक है मान लीजिए। दो रॉक दो ही तरीके होती है, हार्ड रॉक एंड सॉफ्ट रॉक। फिर इधर हार्ड रॉक है, लेट कर लीजिए, हार्ड रॉक है, इधर सॉफ्ट रॉक है, इधर हार्ड रॉक है, इधर सॉफ्ट रॉक है, लाइक दैट। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा थोड़ा। अब यहां से मैंने कहा फोर्स ने काम किया, यहां से बल ने काम किया। तो जहां पर हार्ड रॉक होगी वहां पर तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा नहीं फोर्स का, लेकिन जहां सॉफ्ट रॉक होगी वहां से देखो, जैसे ये हार्ड रॉक एज इट इज है, सॉफ्ट रॉक उठ जाएगी, फिर हार्ड रॉक एज इट इज, सॉफ्ट रॉक उठ जाएगी। तो लाइक इस तरीके से हमें फोल्ड नजर आएंगे।
और ये फोल्ड जो बनते हैं, ये फोल्ड किसका है, ये है सिंक्लाइन जो डाउन साइड में है और एंटीक्लाइन जो अप साइड में है, और ये हमेशा फोल्ड में बनता है। ये मैं प्रॉपर अपने नोट्स में करवाता हूँ क्लासेस के भीतर, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो फोल्डेड एरियाज होते हैं वहां पर बनते हैं एंटीक्लाइन से सिंक्लाइन से, एंटी ऊपर की तरफ और सिन जो है नीचे की तरफ। डन है, पक्का। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 67। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कितनी बार बता दिया है आप लोगों को, एंडीज, तो ऑप्शन नंबर डी लिख लीजिए। कितना है लगभग, कितने इसकी लेंथ लगभग, गाइस इसकी लेंथ है लगभग 7000 किलोमीटर्स। इतना बड़ा किसी का भी स्ट्रेच नहीं है। और कहां पर बनती है एंडीज माउंटेन्स, साउथ अमेरिका में बनती है ना, तो इसको साउथ अमेरिका लिख लेना, साउथ अमेरिका, यहां पर है जी माउंटेन, 7 जो है देशों से लगती है। हिमालयास का लगभग कितना है स्ट्रेच, मात्र 2400 किलोमीटर्स में है। और ये ना पूछो मैं हिमालय कहां पर है, तो हिमालय आपके इंडिया में भी है, कुछ हिस्सा इसका पाकिस्तान में भी लगता है, बाकी जो है नेपाल वाला हिस्सा कवर होगा, चाइना वाला हिस्सा कवर होगा, तो ये पूरा हिमालयी बेल्ट जो है यहाँ पर है। आल्प्स माउंटेन्स का कितना है, 1200 किलोमीटर के आसपास। और बताओ जरा आल्प्स माउंटेन्स कहां पर मिलते हैं, यूरोप में, ओके। एंड रॉकीज नॉर्थ अमेरिका, और लगभग कितना स्ट्रेच है, 4800। मैं कई बार बता चुका हूं फ्रेंड्स, ये 4 चीजों के तो रट ही लो आप लोग, इनको बहुत बार बता दिया। ये नॉर्थ अमेरिका में बनती है ना, ये यूरोप में बन जाएंगे, और हिमालय तो खैर आपको पता है ना, अपना जो एशिया है इस एशिया में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी कंप्लीट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। 68, विच ऑफ द रिवर इज नॉट सिचुएटेड इन अफ्रीका, सॉरी अमेजन, ऑब्वियस है अमेजन रिवर। आप ये ना समझो अमेजन जो है वो अफ्रीका में नहीं, बल्कि कहाँ है, साउथ अमेरिका में है ना, स्पेशली जो ब्राजील वाला एरिया है यहाँ पर ये है ना, तो ये जो है आपकी साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में है। और बाकी जो भी है जैसे नाइल रिवर है, नाइजर रिवर है, ऑरेंज रिवर है, तो ये सब है। अच्छा नाइल रिवर में ज्यादा पे नहीं जाता हूँ, सिर्फ नाइल पे रहता हूँ ना, क्योंकि ये मेन रिवर है। नाइल रिवर में कितनी बार आपको ये वाला डायग्राम समझा चुका हूँ। लेट करते हैं, ये एक लेक है, लेट करना है, ऐसे होती नहीं है लेक। इस लेक का नाम रखा है मैंने जी विक्टोरिया, क्योंकि ये विक्टोरिया झील है, मान लेते हैं ये लेक विक्टोरिया है। होल्ड ऑन, इस लेक विक्टोरिया से एक नदी निकलती है, क्या नाम है, व्हाइट नाइल, श्वेत नील जिसको कहते हैं। तो व्हाइट नाइल रिवर जो है वो निकलती है यहाँ से। यहाँ पर एक और जो है क्या है, झील है, जिसका नाम है, बोलो, ये है लेक टाना। और लेक टाना से भी एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम क्या है, ब्लू नाइल। और ये व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल जो है जिस जगह पर मिलती हैं, जिस जगह पर ये मिलती है, मतलब ये वाली जगह, तो इस जगह का क्या नाम है, इस जगह का नाम है खार्टूम। ये जगह का नाम क्या है, खार्टूम। और खार्टूम के बाद जो है इसी नदी का नाम अब क्या पड़ जाएगा, नाइल रिवर पड़ जाएगा, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। और बाद में नाइल रिवर जब बढ़ेगी आगे तो एक जो है डेल्टा बनाएगी, और डेल्टा बनाकर कहां पर गिर जाएगी, ये कौन सा सागर है सर, ये है भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। तो ये भूमध्य सागर में गिर जाती है इजिप्ट होते हुए, मेन पाथ इसका इजिप्ट है, ये है ना जी इजिप्ट इधर, ये तो इजिप्ट होते हुए जो है ये इधर गिर जाएगी, ये है मेडिटेरेनियन सी। तो मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर में गिर जाएगी। ये वाली इंपॉर्टेंट है, बाकी ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बाकी नहीं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, इस नाइल रिवर के ऊपर कुछ फेमस डैम बने हुए, 3 से 4 बार ये सवाल बने हैं, कौन से डैम है, जैसे सिनाई डैम नाइल रिवर पर है, रोजेयस डैम, रोजेयस डैम, रोसेयस डैम। तो रोसेयस डैम या रोसेयस डैम जो है, बांध कहते हैं इसको ना, ये भी इसी पर है, सिनाई बांध। आज तक आपने फुरकी बांध, माया बांध सुना था, अब सुन लो सिनाई बांध, है ना, जो हमारे काम की चीज है जी, है ना। चलिए इसी के ऊपर है ग्रेट रेनेसेंस डैम, ग्रेट रेनेसेंस डैम, है ना, ग्रेट रेनेसेंस डैम। इसी के ऊपर एक करीबा, इसी पे मैं श्योर नहीं हो रहा हूँ, है ना, इसको अभी रहने देता हूँ। करीबा मैं श्योर नहीं हूँ, एक बार चेक कर लेना कि करीबा डैम जो किस नदी पर है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, शायद इस पे नहीं है ना, करीबा तो नहीं होना चाहिए। इस पर एक क्वेन डैम, क्वेन। इस पर है आसवान, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, आसवान डैम कई बार पूछा जाता है, आसवान। तो आसवान डैम जो है, आसवान बांध, ये भी इसी पर है।
क्वेन डैम जो है ये भी इसी पर है, ईटीसी करके छोड़ दो, बहुत सारे और मिल जाएंगे नाइल नदी पर। जैसे इसी के ऊपर जो है ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल जो है डैम अलग अलग यहाँ पर आते हैं, ठीक है। रोजेस डैम मैंने बता दिया, सिनाई बता दिया, तो ये इसी के ऊपर जो है मिलते हैं आपको, इसलिए इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, बाकी अमेजन रिवर भी इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम्स के हिसाब से सबसे ज्यादा जल ग्रहण करती है ना। अमेजन के आसपास के जो मैंने बताया था आपको, जो फॉरेस्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सेल्वास कहते हैं। तो सेल्वास के लिए जो है अमेजन इज इंपॉर्टेंट, तो अमेजन भी इंपॉर्टेंट है, राइट। बट द मेन इज नाइल रिवर, राइट। इसका राइट आंसर क्या था, अफ्रीका में क्या नहीं है, वो है अमेजन रिवर। हो गया मेंशन, हटा दो, चलिए डन। बाकी रिवाइज में देखना होगा तो भाई उसके लिए आप वाईटी पे चले जाना, देख लेना। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम बताओ। अभी ये तो कुछ बिल्कुल ही बेसिक सवाल बना दिया ना। देखो मैं रफ बना रहा हूँ, ऐसा मेरा भारत है नहीं, लेकिन मैं रफ बना रहा हूँ। लेट कर दीजिए हमारा इंडिया है। अब ये आपको पता है, मुझे पता है इंडिया नहीं है ऐसा, लेकिन हम रफली देखो, मैंने ये कहा ना कि देखो वो बचपन में होता है कि हर चीज प्रॉपर सुलेख होना चाहिए, सो इतना समझ लो कि मैं समझ पाऊँ, मैं आपको समझा पाऊँ, लेकिन एग्जाम में मत लिखना ऐसे ना, मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए इंडिया का सबसे नॉर्थ पॉइंट है, तो इंडिया का सबसे नॉर्थ पॉइंट क्या है बताओ इंदिरा। क्या लिखूं, कोल लिखूं या पॉइंट? कोल लिखना है, पॉइंट नहीं, इंदिरा कोल लिखना है। और सबसे दक्षिणी पूछूंगा तो इस इंदिरा गांधी मत कह देना है, इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट का एक और नाम भी है पिग्मेलियन पॉइंट, तो इसको पिग्मेलियन या आप जो है इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ये सबसे दक्षिणी बिंदु हो गया। सबसे पश्चिम, ये तो इधर पूछ ही रखा है, गोहिर मोती या गोहिर माथा इसको लिखते हैं, तो गोहिर गोहर मोती जो है ये हो गया इधर, ये गुजरात के कच्छ में है, तो गोहर मोती या गोहर माथा भी लिखते हैं इसको ना, एक ही हो, तो गोहर मोती हो गया, ये हो गया कहां पर, दैट इज इन गुजरात। यहाँ नीचे जो है तमिलनाडु, इधर गुजरात, इधर जो है आपका क्या गया, लद्दाख। अब यहाँ क्या आ गया आपका, अरुणाचल प्रदेश में एक जगह पड़ती है किबीथू, अरुणाचल प्रदेश में जगह पड़ती है किबीथू, तो यहाँ का जो सबसे पूर्वी हिस्सा है वो है किबीथू, है ना। सूर्योदय 2 घंटे पहले हो जाएगा, समझ रहे हो। तो 2 घंटे का क्या होता है, टाइम लैप होता है, किसके बीच में, गोहर माथा यानी कि गुजरात में, और उधर जाएंगे आप लोग कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। तो भाई ये भी डिफरेंस याद रखना, लेकिन हम ऐसा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से अलग ही रखते हैं इसको, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर क्या होगा, गोहर मोती होगा। और कहां पर पूछेगा जगह, तो मैंने बता दिया, गुजरात है आपका, रन ऑफ कच्छ के पास में, किबीथू है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ऑब्वियसली आप जानते हैं। यहाँ आ गया आपका लद्दाख, और इधर आएगा आपका टीएन, तमिलनाडु। बस हो तो गया। तो ये 4 ही चीजें तो आपको याद रखने को मिलती है, राइट। चलिए डन, हटा दो, नेक्स्ट आ जाओ। गुड। 70th क्वेश्चन, कौन सा पर्वत दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है? अब ये कैसी बात हो गई भाई, ठीक है, कौन सा है, मंगशा। मंगशा कहां पर है, पिथौरागढ़ है, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये जो है आपका पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच वाला है, तो ये वाला तो पिथौरागढ़ में। बाकी मेरे प्यारे साथियों को ऑलरेडी पता है नाथू कहां पर है, सिक्किम में, बहुत बढ़िया। तो ये सिक्किम को जोड़ता है तिब्बत से, है ना। चलिए बताओ बारालाचा, ये कहां पर है, ये एचपी में है, हाँ, हिमाचल प्रदेश, लाहौल स्पीति वैली भूल गए आप लोग, तो वहां पर ये क्या करता है ना, लेह को मनाली से जोड़ता है। तो लेह को मनाली से जोड़ने वाला क्या है, वो बारालाचा दर्रा है। और ये बारालाचा दर्रा लाहौल स्पीति जो वैली वाला पार्ट है ना, घाटी वाला, उसी के पास में। बॉमडिला अरुणाचल, बस ये ठीक है। अरुणाचल को किससे जोड़ता है, तिब्बत, तिब्बत की कैपिटल ल्हासा, तो ल्हासा जो है उसी से जोड़ेगा, उसी से तो जोड़ेगा, उसी से जोड़ेगा ना। चलिए तो आ जाओ, बॉम ये कहां पर है, अरुणाचल, ठीक है, बस हो तो गया। और ये आपका उत्तराखंड पिथौरागढ़ हो गया, ठीक है। कुछ ऐसे बेसिक सवाल भी मिल जाते हैं। चलो फटाफट चलते हैं, 10 मिनट और क्लास है। नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ओके, नीलगिरी हिल्स, इट इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया, दिस इज द राइट आंसर, ऑब्वियस है, ठीक है। अब मुझे ये बार बार बनाना पड़ता है, अच्छी बात है, आप लोगों के लिए याद रखने का तरीका ऐसा बिल्कुल नहीं इतना गंदा भारत, लेकिन रफली ऐसे ही बनाया जाएगा, राइट। देखो नीलगिरी, नीलगिरी छोड़ो, पश्चिमी घाट, बोल बोल के थक गया, गुजरात, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र आना, पहले गोवा मत चले जाना, महाराष्ट्र, फिर उल्टा लिख दिया मैंने, बताओ। महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे केरल, और केरल के नीचे तमिलनाडु। अब यहाँ पर ये वाली श्रृंखला मान लीजिए वेस्टर्न घाट की श्रृंखला है, यहाँ से ईस्टर्न घाट लिख जाता है। तो जिस क्षेत्र में, जिस जगह पर ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिलते हैं, जहां पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मेटिंग प्लेस है ना, जहां पर ये मिलते हैं, तो वहीं पर है हमारी नीलगिरी हिल्स। लेकिन तमिलनाडु में मत करना, ये नीचे आ गया है।
ठीक है, नीलगिरी हिल्स लगती है तमिलनाडु और केरल में, मुख्य रूप से दो ही जगह पर है, तमिलनाडु और केरल, है ना, थोड़ा बहुत पार्ट इसका कर्नाटक लगता है, हल्की हल्की बात है। इन पहाड़ियों पर बड़े पैमाने पर चाय और कॉफी होती है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल भाई, चाय कॉफी का अच्छा प्लांटेशन है। यह कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है। नो फ्रेंड्स, दिस इज नॉट सिचुएटेड इन कर्नाटका, मेनली है ये तमिलनाडु एंड केरला, कर्नाटक नहीं है, गलत पिक करना तो ये गलत है। एंड डोडा बेटा इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये सही कथन है कि डोडा बेटा जो है 2636 मीटर के साथ में सबसे ऊंची है। कहां पर? दैट इज इन नीलगिरी हिल्स। ये नहीं पूछा कि दक्षिण भारत की है, ये नहीं पूछा कि केरल की, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी पूछा तो हम अनईमुड़ी लिखते, राइट, तब हम अनईमुड़ी लिखते, लेकिन अभी अनईमुड़ी को नहीं लिखना है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र नहीं, ये बल्कि जो है तमिलनाडु एंड केरल में मुख्य रूप से आता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट और 72 पे, अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहते हैं? सुनो मेरी बात ध्यान से, इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्वियस है, ये मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, सही कथन है। मौलिक अधिकार भाग 3 में ना, अगर हमसे पूछता है कि मौलिक अधिकार किसमें है, तो ये भारत के संविधान के भाग 3, आज ही पढ़ना स्टार्ट करवाया मैंने सुबह, और भाग 3 में जो है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक आपके मूल अधिकार है, यूएसए से इसकी संकल्पना ली गई है, पहला ठीक है। इट इज डेमोक्रेटिक, क्या ये डेमोक्रेटिक है, प्रजातांत्रिक है? डेमोक्रेटिक नहीं होने चाहिए। लोक कल्याणकारी है, ठीक है। व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, कानून संसद ही तो बनाएगी, और कौन बनाएगी? तो राइट आंसर होना चाहिए 1, 3 और 4। एक सेकंड ना, 1, 3 और 5 सही है। देखो, व्यक्तियों के विकास के लिए आवश्यक है, ये ठीक है। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है, ये कहां है? संसद कानून क्यों नहीं बनाएगी? आप खुद सोचो, संसद नहीं बनाएगी कानून तो और कौन बनाएगा? मूल अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है, प्रजातांत्रिक तो नहीं है। दूसरा जरा ये बताओ कि ये लोक कल्याणकारी होंगे कि नहीं? लोक कल्याणकारी डीपीएसपी हो जाएंगे आर्टिकल 38 में, तो इसको भी एलिमिनेट कर देता हूं मैं, हटाओ, है ना। तो अब क्या हो सकता है? 1 और 4, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। क्वेश्चन मिसटाइप तो नहीं है? सुनो कोई बात नहीं, देखते हैं। देखो, पहला तो बिल्कुल 100% श्योर है कि इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। डेमोक्रेटिक है बाय नेचर? नहीं है। पब्लिक वेलफेयर के लिए वैसे होते तो हैं, लेकिन पब्लिक वेलफेयर के लिए डीपीएसपी ज्यादा आता है, तो इसको भी हटा दो। एसेंशियल फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हाँ ये तो है ही, इसी से तो आपको भाई सारे अधिकार मिलेंगे। और संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है, इसके विरुद्ध लिखा है ना, इसके खिलाफ, इसके खिलाफ लिखा है ना, इसके विरुद्ध, ऐसे नहीं बोला कि संसद कानून नहीं। तो 5वां सही हो जाएगा फिर इस हिसाब से, 5वां भी सही है, तो तब आंसर होना चाहिए 1, 4 और 5। देखो अब 1, 4, 5 आंसर में है नहीं, आई गेस यहाँ पर कॉमा लिखा है, तो यहाँ पर 1 होना चाहिए था, तो 1, 4 और 5 लिखना है इसका आंसर। नहीं भी ऑप्शन में अपने हिसाब से कर लो, मैं बता रहा हूँ 1, 4 और 5 कर लो। राइट आंसर इसका 1, 4 और 5 करना। अपने आप को बोनस मार्क दे देना, क्योंकि इसमें टाइपिंग है नहीं, और वैसे अगर टाइप के साथ में अगर यहाँ 1 लिखा होता तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं भाई, ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में छुट्टी करो, स्किप कर दो, छोड़ दो, है ना, जो कंफ्यूजिंग करे। तो आर्टिकल 338 इज रिलेटेड टू व्हाट? ये सवाल अच्छा था भाई। नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट्स। आप लोगों को मैं बता दूं कि 2003 में 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, है ना। 2003 में 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, सीए, और उस सीए ने इससे पहले जो हुआ करता था ना राष्ट्रीय आयोग, इसको 2 हिस्सों में बांट दिया। एक में बांटा नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट अंडर आर्टिकल 338, और एक में बांटा नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब, और इसमें 338 क्या दे दिया? ए दे दिया। इसमें कौन सा दे दिया है? इसमें दे दिया है 338 ए। तो अगर 338 ए पूछेगा तो नेशनल कमीशन फॉर एसटी सॉरी, और अगर सिर्फ 338 पूछेगा तो नेशनल कमीशन फॉर एससीज आ जाएगा, ये याद रखना। अब बताओ पिछड़ा वर्ग के लिए कौन सा वे है आयोग? पिछड़ा वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है वो है 342 ए, और इसको जोड़ा गया था 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। 102 102वां संविधान संशोधन अधिनियम, और आया कब था? 2018 में।
तो 2018 में। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए क्या कोई आर्टिकल है? नहीं है, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। बल्कि ये जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है ना फ्रेंड्स, ये 1993 में आया था, और 1993 में आया था अंडर द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्ट। इट मीन्स कि ये जो है ये हमारे, अच्छा देखो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन ये वाला जो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है सांविधिक निकाय, जिसका गठन किसी अधिनियम के तहत किया गया हो, तो इसको हम लोग सांविधिक कहेंगे, स्टैट्यूटरी कहेंगे। तो ये कहना ज्यादा उचित है ना, बल्कि इसके लिए आप यूं कह देना कि ये कोई संविधान के आर्टिकल्स के भीतर मेंशन होगा, नहीं है मेंशन। ठीक है, चलिए ओके, समय हो रहा है, जल्दी चलते हैं आगे। नेक्स्ट आ जाओ 74 10 मिनट का टाइम है ना, 5-7 मिनट और। Which of the following statement is correct regarding to the Indian Constitution? Okay, let's see, चेक करते हैं। The first one is it is a mixture of many constitution। क्या पूछा था, कौन सा सही? बाकी मैं पढ़ूंगा ही क्यों, अगर ये कोड वाला नहीं है तो बाकी मत पढ़ो, छोड़ दो। कह रहा है it is completely based on the British Constitution। No, never, it is made only the basis of 9। इससे हमने ज्यादातर हिस्सा लिया, अराउंड 55 to 60% हमारा 1935 से, लेकिन नॉट द कंप्लीट, है ना। और ये केवल क्या कह रहा है कि ये पूरी तरह से कनाडा से लिया गया है। ये कैसी बात हो गई, कनाडा से क्यों लेंगे भाई इस कॉन्स्टिट्यूशन को? तो ये भी क्या है, गलत फीचर है। इसका भी ऑप्शन नंबर ए लिख लेना सही है। 74 75 का राइट आंसर आओ। एक तरफ है कॉन्स्टिट्यूशन कमिटीज के नाम और दूसरी तरफ है उनके चेयरमैन के नाम। सबसे पहले बताओ कि बी आर अम्बेडकर किसके हेड थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। अब ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड, तो चार का क्या, एक का क्या होना, सॉरी चार का क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। सब में है ना, रुक जाओ जरा, चार का एक होना चाहिए, पहले ये याद रखो। ठीक है, चार का क्या बनेगा, चार का बनेगा एक, ये वाले का बन गया एक। होल्ड ऑन, कह रहा है कि फंडामेंटल राइट्स कमेटी, मैंने अभी कुछ दिन पहले आपसे फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल सब की भी कमेटी बताई थी। इसका राइट आंसर क्या है फंडामेंटल राइट्स के लिए? इसका है के एम मुंशी। इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए? इसका राइट आंसर आना चाहिए के एम मुंशी, है ना, यही तो आना चाहिए। उप समिति का था, ठीक है, ओके होल्ड ऑन। फंडामेंटल्स के लिए हो गया, वेट, सरदार पटेल, ओके ठीक है, हाँ अब ठीक है। संचालन समिति हो गया के एम मुंशी, अब ठीक है ना। प्रारूप समिति का हो गया था एक, और संघ पावर समिति 2, हाँ ठीक जा रहा था, ठीक है सही जा रहा था। इसका होना चाहिए राइट आंसर 4, 3, 2 और 1, ये सही है जो मैंने पहले टिक किया था ना, 4, 3, 2, 1, ये बिल्कुल सही कहा था 4, 3, 2, 1। अच्छा ये बताओ कि प्रारूप समिति में कुल कितने लोग थे? ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे, 7 मेंबर्स। और ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947, 47, ठीक है। अब इन 7 सदस्यों में से कौन से वो 2 प्रमुख सदस्य हैं जिन्होंने किसी पहले सदस्यों को हटाया था या रिप्लेस किया था? बीएल मित्रा को रिप्लेस किया गया था ना। तो जो लास्ट में रिप्लेस्ड में आए थे, एक थे माधव राव साहब और एक थे टीटी कृष्णमचारी। तो टीटी कृष्णमचारी ने तो रिप्लेस किया था किसको? डीपी खेतान को। और बीएल मित्रा को रिप्लेस किया था किसने? माधव राव जी ने। इसके अलावा जो है मोहम्मद सादुल्ला इसमें मेंशन थे, है ना, के एम मुंशी साहब इसमें थे, डॉक्टर अंबेडकर तो थे ही थे, है ना, इसमें जो है आयंगर साहब थे, है ना, गोपाल क्या था उनका नाम? आयंगर थे, गोपाल कृष्ण अय्यर आयंगर थे उसमें, है ना, और अय्यर भी थे, दोनों लोग उसमें जो है मेंशन थे ना। चलिए इसको देख लेना एक बार रिवाइज करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, क्वेश्चन नंबर 76। आजकल टैब को पता नहीं इस स्क्रीन को क्या कुछ हो रहा है, बार बार भग जा रहा है, स्पेसफुल हो गया होगा आई गेस। फॉर्मेट रोज सोचता हूँ मारूं पर फिर भूल जाता ना, ऐसे नो। अब मैं क्लास से जाऊंगा फिर भूल जाऊंगा, इसलिए आज तभी क्लास से जाऊंगा जब इसको फॉर्मेट कर देंगे, उसके बाद जाना, ठीक है। चले 76 आ जाओ। बस 2-4 क्वेश्चन ही तो हैं, उसके बाद कंप्यूटर उस पर तो आप लोगों ने ज़्यादा देखना नहीं है, ठीक है।
ये रहा ना 76, ठीक है, ये हो गया। चलो आ जाओ 76 पे। 76 क्या है? पंचायतों की वित्तीय आस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन। सीधी बात है, वित्त आयोग को कौन गठित करता है? गवर्नर। ये आपने सही कैच किया। क्यों? क्योंकि पंचायत पूछा, राष्ट्रपति मत लिख देना। अगर पंचायत नहीं लिखता तो मैं राष्ट्रपति लिखता, क्योंकि वित्त आयोग फिर किसके लिए हो जाता? अनुच्छेद 280 होता। लेकिन यहाँ क्या लिखा है कि पंचायतों, तो पंचायतों के लिए जो है ये ड्यूटी है किसकी? राज्य के राज्यपाल की। और पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन होगा, ये किस अनुच्छेद में लिखा है? 243। अब मैंने आपको तरीका बता रखा है। फाइनेंस हो गया, एफ एफ मतलब फाइनेंस, फाइनेंस मतलब पैसा, और फाइनेंस का ही सिनोनिम आई, इनकम, इनकम मतलब भी पैसा। तो 243 आई कहना है, फिर आई इनकम, इनकम मतलब पैसा, ऐसे याद रखना है। तो अगर देखो, अगर हमसे भारत का पूछा होता तो तब हम लोग आर्टिकल 280 लिखते और तब हम राष्ट्रपति लिखते कि राष्ट्रपति गठित करते हैं, राइट। लेकिन यहाँ 280 नहीं पूछकर हमसे पंचायत पूछा, तो पंचायतों के लिए गवर्नर सही होगा। ऑप्शन नंबर बी लिख लेना इसका राइट आंसर 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ फटाफट, चलिए 77 क्वेश्चन पे आना। अगेन वही सुमेलित करना है, एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, दूसरी तरफ उसके जुड़े हुए क्या क्या सब्जेक्ट से विषय थे। पहला संविधान संशोधन अधिनियम किस चीज के लिए था? जमींदारी उन्मूलन के लिए था। श्योर, मतलब पहले का 4 होना चाहिए। डन है ना। चलो अब पहले का 4 ढूंढो, किसमें है? सिर्फ एक ही ऑप्शन में, बाकी हमें आए ना आए। पहला जो संविधान संशोधन अधिनियम आया था वो आया कब था? 1951 में आया था। 44वां संविधान आज ही पढ़ाया मैंने 1978 में, और इसने संपत्ति के अधिकार को क्या किया? खत्म किया। ये हमने आज ही तो पढ़ा था, और इसको 300 क में रखा था एज लीगल राइट। फिर 86वां संविधान संशोधन कब का था? 2002 में, और इसने क्या जोड़ा था? शिक्षा के अधिकार को जोड़ा था। कहां पर जोड़ा था? पहले तो आर्टिकल 21 क बोलो, मूल अधिकार के रूप में यहां पर जोड़ा 21 क में, और दूसरा इसमें 45 में तो ऑलरेडी था ही वो डीपीएस में ना। और दूसरा इसने जो जोड़ा, जैसे आपने कहा, वो था 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी। तो जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी थी उसमें भी इसी को जोड़ा गया था, सही है। और 103वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है ये था ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में क्या मिलता है? 10% रिजर्वेशन मिलता है। और बताओ जरा 103वां संविधान संशोधन अधिनियम का समय क्या है? ये आया कब था? 2019 में। 2019 में आया था ना। 2019 में जो है ये आया था 103वां संविधान, और इसने 10% आरक्षण दिया था आप सब लोगों को जो सामान्य वर्ग से आते हो, है ना, मतलब जो ईडब्ल्यूएस के भीतर होगा ना, उसके लिए भी क्राइटेरिया फिक्स थे, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। 78 पे आओ। एडम स्मिथ नाम सुना ही है, कौन सी बुक है एडम स्मिथ की? वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस में, अच्छा ये बताओ कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी? कैपिटलिस्टिक लाने वाला, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहते हैं? या सीधे सीधे मॉडर्न इकोनॉमी का जनक कौन है? एडम स्मिथ है। तो अगर मॉडर्न इकोनॉमी का जनक पूछेगा तो वो एडम स्मिथ ही है। और ये जो एडम स्मिथ है, क्या पूछ रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिकॉग्नाइज्ड एज इनविजिबल हैंड बाय द एडम स्मिथ? तो इनविजिबल हैंड था, दैट इज द मार्केट प्राइस मैकेनिज्म, जो था बाजार कीमत तंत्र को इसने कहा था कि ये क्या है? ये अदृश्य शक्ति है, इनविजिबल हैंड है। तो राइट आंसर लिख लेना इसका बी ऑप्शन। 79 पे आओ थोड़ा और जल्दी। समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि को मैक्रो लिखते हैं, दो होती है ना इकोनॉमीज, माइक्रो एंड मैक्रो। मैक्रो जो है हमेशा ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है, और ब्रॉड जहां कॉन्सेप्ट होगा वहां पर स्टॉक की स्टैटिक जो है इसको देखा जाएगा। स्टॉक एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, समग्र है, तो इसमें पहला तो बिल्कुल सही है। एंड ये डायनेमिक नेचर को देखता फ्लो के, ये भी सही है। तो अकॉर्डिंग टू मी बोथ ए एंड बी आर ट्रू। माइक्रो एंड मैक्रो में किस चीज का अंतर है? मैं कितनी बार समझाऊं आपको? कुछ भी नहीं करना। जैसे देखो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी पूछता है ना, तो कुछ मत करो, इसमें शब्द भी छोड़ो, अल्फाबेट में ही चेंज है। अल्फाबेट में यहाँ आई है, यहाँ ए है। ए का मतलब होता है एग्रीगेट, ए का मतलब क्या है? एग्रीगेट। और आई का मतलब क्या है? इंडिविजुअल। आई का मतलब क्या है इसमें? इंडिविजुअल। भाई यूं ही याद रख लो। यानी कि क्या होगा कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगी उसमें हम किसी इंडिविजुअल यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एन एग्जांपल, जैसे क्या? जैसे आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो ईएसपी क्लासेस में, राइट। अब मान लीजिए इस ईएसपी क्लास का हमें एक साल का टोटल देखना है कि इसने कितना प्रोड्यूस किया है, तो वो कौन सी इकोनॉमी में पढ़ेंगे? माइक्रो में। अब ऐसे ही कोचिंग सेंटर देहरादून में कितने सारे हैं? भारत में कितने सारे? तो जब भारत के सभी कोचिंग सेंटर्स का ओवरऑल देखेंगे कि कितना इनकम है, कितना एक्सपेंडिचर है, जो भी इनका रेवेन्यू देखना है, तो वो किस में आ जाएगा? मैक्रो में। जैसे प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम क्या है? माइक्रो। और नेशनल इनकम मैक्रो। बस ये सब हो गया। तो माइक्रो और मैक्रो में ये डिफरेंस आप लोगों को समझना
पड़ जाता वहां पर, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी लिख लेना, बोथ करेक्ट। नेशनल इनकम से क्या नहीं जुड़ा हुआ है? मैक्रो इकोनॉमिक्स अभी अभी बोला, नेशनल इकोनॉमिक नेशनल जो है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स से पहला तो ठीक है। हमें क्या पूछा है? विशेषता नहीं है। यह एक प्रकार का अवधारणा है, यह केवल मध्य, हाँ ये गलत है ना, ये कैसे हो जाएगा? इसे हमेशा वित्तीय वर्ष के संदर्भ में व्यक्त करते हैं, और वित्तीय वर्ष आप जानते हैं भारत में 31 मार्च तक लगता है, 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। यह केवल इंटरमीडिएट गुड्स के लिए नहीं भाई, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सब जोड़ो, इसमें जो है सिर्फ आप इंटरमीडिएट गुड्स थोड़े ना जोड़ोगे, तो इसका जो है गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाकी सब सही है। नेशनल इनकम मतलब एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी देश में उत्पादित होने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होता है। 81 भारत के राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसकी सिफारिश पर करेंगे? देखो कंफ्यूजिंग है, क्या लिखा आपने? कुछ लिखा? इसका राइट आंसर है पीएम और स्पीकर और गृह मंत्री। इसके अलावा देखो जो राज्यसभा होती है, इस राज्यसभा का उपसभापति, ये सब आते हैं, सब एडवाइस करते हैं। देखो प्राइम मिनिस्टर भी करेगा, लोकसभा स्पीकर भी करेगा और होम मिनिस्टर भी करेगा, प्लस जो वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है वो भी एडवाइस करेगा। मेंशन करो फटाफट, वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये भी एडवाइस करेगा। और एक होगा राज्यसभा में विपक्ष का नेता, अपोजिशन लीडर इन राज्यसभा, वो भी एडवाइस करेगा। राज्यसभा में विपक्ष का नेता, तो विपक्ष के नेता प्लस जो उप सभापति हैं उन सबकी सिफारिश के आधार पर, इसका राइट आंसर डी है, उसके आधार पर क्या होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का या सदस्यों का नियुक्ति होती है। अच्छा ये बताओ, इनके जब सदस्यों और अध्यक्षों को चुनते हैं तो इनका कार्यकाल कितना होता है? 3 साल, या तो 3 साल का कार्यकाल या तो 70 साल की उम्र, जो भी पहले हो जाए। अगर कोई 70 साल का पहले हो गया तो जरूर नहीं 3 साल रहेगा, और जिसने 3 साल पूरे कर लिए तब चाहे वो 50 का क्यों ना हो, ऐसे नहीं कि 70 तक रहेगा, तो या तो 70 साल की आयु या तो 3 वर्ष का कार्यकाल। 1993 में बना था, ये मैंने बता दिया। इसमें 1 अध्यक्ष और 5 अन्य जो है सदस्य होते हैं, और बाकी 7 जो है इसमें अलग जो है मेंबर्स होते हैं जो पूर्णकालिक ना हो। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य क्या थे? ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला था, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट देखते हैं। इंडस्ट्रियल रुका, औद्योगिकरण था, शहरीकरण, विकास और शहरीकरण अलग से तो नहीं था, इसमें हटा दो। पॉवर्टी एलिवेशन था, अर्बनाइजेशन देखो नहीं आना चाहिए, अर्बनाइजेशन नहीं आना चाहिए, हटा दो इसको, ठीक है। सोशल वेलफेयर था, सेल्फ रिलायंस भी था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी था, ओके ये मुझे सही लग रहा है। एक और पढ़ते हैं, सही पूछ रहा, ग्रोथ भी है, मॉडर्नाइजेशन एंड द सेल्फ रिलायंस एंड इक्वालिटी, ये अलग से हम लोग नहीं इसको डिफाइन कर पाएंगे ना कि आधुनिकीकरण, तो इसका सोशल वेलफेयर, सेल्फ रिलायंस एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएट ढूंढा करो। जहां कंफ्यूजन हो ना, पता है मुझे डी में सी में कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर मिल सके, तो इसमें मुझे लगता है सबसे बढ़िया जो है वो ये वाला बन सकेगा, तो आप लोग ऑप्शन नंबर इसका सी लिख सकते थे। चलिए अब 2-4 कुछ बेसिक सवाल है, जल्दी आओ। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, अब जैसे नाम में ही रोजगार लिखा है तो पूछूंगा नहीं उद्देश्य क्या था। भाई जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जिनको इससे रोजगार नहीं मिल पा रहा है उनके लिए कुछ रोजगार स्कीम्स ले आओ, तो इसके लिए जो है रोजगार स्कीम के लिए क्या आया था? 83rd का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर षड्यंत्र मामला, इसका पूरा नाम है बोल्शेविक कानपुर षड्यंत्र मामला, और बोल्शेविक कानपुर षड्यंत्र मामले से मुजफ्फर अहमद साहब तो थे, इवन मैं तो यूं कहूंगा कि मुजफ्फर अहमद ने एक पत्रिका लिखी थी, बताओ कौन सी थी? बहुत फेमस है, बताओ जल्दी से। इन्होंने लिखी थी नवयुग, तो इनकी पत्रिका का नाम था नवयुग, तो ये तो थे भाई बिना डाउट के। नलिनी गुप्ता जी इसमें थी, शौकत उस्मानी भी इसमें थे, लेकिन डॉक्टर अंसारी जी कहां से आ जाएंगे? डॉक्टर एम ए अंसारी भाई ये नहीं थे, ये तो हमारे स्वराज पार्टी के नो चेंजेस ग्रुप के नेता थे, जो कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे, तो डॉक्टर एम ए अंसारी जी का जो है योगदान वहां रहेगा ना। बल्कि यहाँ इनके अलावा कौन थे इनके साथ? देखो श्रीपद अमृत डांगे, बहुत बड़ा नाम है। एक और व्यक्ति जो इनके साथ थे किसमें, इस मामले में, वो थे श्रीपद अमृत डांगे। और श्रीपद अमृत डांगे साहब ने भी एक जो है मैगजीन लिखी है जिसका नाम है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट पूछेगा तो श्रीपद अमृत डांगे, और सोशियोलॉजिस्ट पूछेगा तो वो है, बिल्कुल सही जा रहे हैं, श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा जिन्होंने इंडिया हाउस का गठन किया है ना, कहां पर? लंदन में। भारत से बाहर पहली जो हमारी असेंबली थी है ना, इंडिया हाउस बनाया इन्होंने। इन्होंने शिवाजी स्कॉलरशिप दी, और इन्हीं के यहाँ तो हमारे अभिनव भारत के सदस्य जाया करते थे, जैसे हमारे वीडी सावरकर साहब, सबसे बड़ा नाम मदन लाल ढींगरा,
मदनलाल ढींगरा जिसने विलियम कर्जन वाइली को वहीं लंदन जाकर गोली मारी थी, जैसे हमारे उधम सिंह जी ने जनरल डायर को मारा था, जस्ट लाइक दैट जो है कर्नल वाइली को गोली मार दी थी किसने, हमारे मदनलाल ढींगरा। तो वो भी सब जुड़े हुए थे किन से, मैं कहाँ से पहुंचा, कृष्ण श्यामजी कृष्ण वर्मा से। थोड़ा ज्यादा जा रहा हूँ, रोक लेता हूँ खुद को, है ना। चलिए, अच्छा इनके अलावा इसमें एक और बड़ा नाम जुड़ा हुआ था और वो थे गुलाम हुसैन। गुलाम हुसैन जिन्होंने इकबाल नाम की पत्रिका लिखी, तो गुलाम हुसैन भी लिख लीजिए, गुलाम हुसैन, इन्होंने एक पत्रिका लिखी इकबाल। बस हो गया भाई, 5 मिनट और रुक जाओ। इकबाल, ये कौन बता रहा हूं मैं, जो कानपुर मामले में थे, और ये सब लोग कौन थे, साम्यवादी नेता। और जब साम्यवादियों की बात आएगी तो 17 अक्टूबर 1920 चले जाओ, ताशकंद कम्युनिस्ट पार्टी स्टैब्लिश बाय, देश के पहले साम्यवादी नेता कौन कहलाए जाते हैं, एम एन रॉय, नरेंद्र भट्टाचार्य। तो एम एन रॉय, उनकी वाइफ एल्विन ट्रेंट रॉय, एल्विन ट्रेंट उनका नाम था, जब वाइफ बन गई रॉय की तो रॉय, तो एल्विन ट्रेंट रॉय, वो सब लोग थे इसमें जुड़े हुए, है ना। रोजा फिडिनगॉफ, ये सब वो लोग थे जो उन्होंने क्या है साम्यवादी दल बनाया था, और तब उन पर केस चला था, है ना। और उसमें जो है साम्यवादी नेता पकड़े गए थे, लाइक 1 2 3 4 5, ये मुख्य मुख्य नेता थे जिनको जो है पकड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। आज इसको खाली करना ही पड़ेगा ना, ये शायद इसी वजह से फिर दिक्कत होता है। चलिए, बस लास्ट लास्ट 2-4 क्वेश्चन है, इसने थोड़ा ज्यादा परेशान कर दिया आज। या तो स्पेस का हो सकता है, या तो नेट का हो सकता है, कुछ नेट का प्रॉब्लम चल रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर क्या था, 70 85। चलो अब तो आपके हो गए, बस अब 1 लाइनर क्वेश्चन, इनको फटाफट है। चलिए, 5-7 मिनट और बस, आ जाओ। अब ये तो सब 1 लाइनर है, इसमें फटाफट चलो। MS DOS इज ऑपरेटिंग सिस्टम विच कंटेन्स, बताओ, यू मीन टू से ऑप्शन डी, ओके, बाकी लोग बताओ कोई, नो, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसका लिखना कमांड लाइन इंटरफेस, है ना, कमांड लाइन। भाई ये फटाफट वाले क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कौन सा है, इसमें है ग्राफिक्स, हाँ सॉफ्टवेयर में, और नहीं आएगा ना, मैक ओएस कैसे आ जाएगा, तो पहला लिख लेना ऑप्शन ए। IPv4 एड्रेस की लंबाई कितने निबल के बराबर है, 4, पक्का, बाकी लोग बताओ, 8 निबल। राइट आंसर लिखना इसका ऑप्शन नंबर ए, 8 निबल, 8 निबल, ऑप्शन नंबर ए। वेब पर किसी खास कंप्यूटर को पूरी साइट से मेन पेज को पहचानना हो तो उसके लिए क्या होगा, नहीं, हाइपरलिंक, तो ऑप्शन नंबर बी लिख लेना, हाइपरलिंक, ऑप्शन नंबर बी 88। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, जल्दी बोलो। 89, रिसाइकल बिन में नहीं चाहिए आपको मैटर, डायरेक्टली डिलीट चाहिए फाइनल, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा शिफ्ट प्लस डिलीट, ऑप्शन नंबर बी, शिफ्ट प्लस डिलीट, ऑप्शन नंबर बी। 90 का नहीं, सी क्यों नहीं है, ऑप्शन डी नहीं, ऑर्कुट, ऑर्कुट इज जस्ट लाइक फेसबुक, आप अपनी प्रोफाइल बनाओ, चैट वैट करो बढ़िया, तो ऑर्कुट नहीं है, इसमें क्या बोल रहे हैं, सर्च इंजन क्या नहीं है, तो ऑर्कुट इज नॉट अ सर्च इंजन, आई रिपीट, इट इज अ सोशल नेटवर्किंग सर्विस, सोशल नेटवर्क साइट होती है ना, फेसबुक एंड ऑल लाइक, तो ऐसे आता है ऑर्कुट, है ना, तो कुछ ऑर्कुट जो है प्रयोग करते हैं। चलिए, इसका राइट आंसर क्या निकला, डी निकला, डी मतलब जेड ना, जेड, तो जेड से ये पढ़ना तो नहीं ना, क्वेश्चन इजी है, ठीक है, जेड। 91 का सी, 92 ऑप्शन नंबर ए 6, ठीक है, बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर लिख लेना ऑप्शन नंबर, श्योर है ना, ए ही आया होगा, निकाला आप लोगों ने, क्या लॉजिक लगाया भाई आपने इसमें, एक एक कम किया सब में, ठीक है, तो उस हिसाब से इसका राइट आंसर ए ही बनेगा ना, ऑप्शन नंबर ए, सब में से एक एक अल्फाबेट आपने घटा दिया, उनको बताओ। इस वाले का राइट आंसर है, बताओ 93rd का, हाँ, डी या बी, डी कितनों का लिंक था, ए, बताओ बताओ क्या निकला, डी वाला ए,
डी वाला है, यू मीन टू से ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पढ़ लेना इसको, हाँ, क्योंकि भाई ये मेरा थोड़ा आउट ऑफ लीग है, सर आपके छुट्टी कर रहे हैं आजकल बहुत दिनों से, मतलब रीजनिंग वाले। इसका क्या बनाया है? ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, सी किसी का नहीं आया है? टू डिफरेंट पोजिशंस, एक ही पासी के दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। इसमें से 6 फलक 1 से 6 तक सांख्यिकित हैं। 5 और 1 फलकों के विपरीत फलकों की संख्या, ठीक है। सबसे पहले मैंने कॉमन लिया इसमें से 1, चलते हैं इसमें क्लॉकवाइज, 1 5 3, सेम चलो क्लॉकवाइज 1 4 5। अब क्या पूछ रहा है कि 5 और 1 फलकों के विपरीत, 5 और 1, 6 नहीं है इसमें और 2 नहीं ना, तो कितना बन रहा है इसका? 8 बन रहा है। ऑप्शन बी बना देना, ऑप्शन बी बना देना। इसका राइट आंसर तो भाई मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन कैसा था, ये मिस टाइप होगा शायद, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बहुत ट्राई किया, सोचूं कि क्या कैसे क्या होगा, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क है ना। ये चेक कर लेना अगर किसी का आया, लेकिन जो हमारे पेपर बनाने वाले हमारे कुछ एक दो एक्सपर्टीज हैं वो कह रहे हैं कि इसका आंसर डी आना चाहिए, बट लॉजिक ना उन्होंने मुझे समझाया कैसे, तो मुझे नहीं पता। वेरी फ्रैंक, वेरी ऑब्वियस, इसका आंसर मिल जाए किसी को तो कमेंट कर लेना आराम से कमेंट बॉक्स में। वैसे इसका आंसर डी बताया गया, बट आई डोंट नो हाउ, कैसे कुछ लॉजिक काम नहीं कर रहा है। एक बार को हम यहाँ ये भी समझ लेते, 4 दूने 8, 8 24, 24 दूने 48 प्लस 3 51, शायद हो सकता था। फिर अगर उसमें ये भी काम आए कि 7 गुणा 5 इंटू क्या ये 8 है, 8, और फिर उसमें से जो भी होता है ये, लेकिन ये फिर भी नहीं निकल रहा, तो इसका थोड़ा डाउट मुझे भी है ना, इसको छोड़ देता हूँ। 96 का बताओ। ऑप्शन सी करेक्ट है, बिल्कुल ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, क्योंकि आप लोगों ने देखो यहाँ पर ये इनकी जगह पर सिंबल्स रखने, आपका 18 निकल आएगा, समझ लो, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 97 का ऑप्शन सी, यू मीन टू से एच, सही है, ऑप्शन सी सही है, एच, एच बिल्कुल सही है। 98 का, 98 का जल्दी से, डॉटर इन लॉ तो नहीं आया किसी का? डॉटर इन लॉ चेक करो। ए के पुत्र बी का विवाह सी से हुआ, जिसकी बहन डी का विवाह बी के भाई ई के साथ हुआ, तो डी का ए के साथ में क्या संबंध है? तो ए के साथ क्या संबंध है? डॉटर इन लॉ, ऑप्शन नंबर बी लिखना। और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चन, ये सवाल में कई दफे ऐसे ट्रिक्स बता रखा हूं। 99 का क्या आंसर लिखा? डी, यू मीन टू से 6, बाकी लोग भी चेक करो एक बार। बी 3, ओके ओके। चलिए क्या पूछ रहा था हमसे? इन सर्टेन लैंग्वेज 729 मीन्स यू आर गुड, है ना, ये क्या था? 729। फिर कह रहा है कि गुड, ये हो गया, ठीक है, 329 मीन्स ही इज गुड। नेक्स्ट है ही इज गुड, ठीक है, ही इज गुड, इसका क्या है? 2 3 5 है ना। देन आ रहा है कि है ही के लिए कौन सा होगा, ये पूछ रहा ना, इसमें 2 ही थे, यू आर गुड, ठीक है, ही इज गुड एंड इट मीन्स ही इज गुड, वही सोचो, मैं एक तो छोड़ ही दिया था। शी इज गुड, ये भी है ना, शी इज गुड, इसके लिए क्या है? 6 5 2 है। इन दोनों में क्या कॉमन है? हाँ, गुड कॉमन है। चलिए, तो गुड के लिए क्या आएगा? 2 आएगा गुड के लिए, श्योर, गुड के लिए 2 बना। चलिए ठीक है, हटा दो इसको। हाँ, चलिए अब जल्दी से बताओ इसमें और क्या कॉमन है? इज के लिए क्या बन रहा है? 5 कॉमन है पक्का, 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, ठीक है, हटा दो। अब क्या बचा हमारे पास में? ही। अब बताओ ही के लिए क्या कॉमन आ रहा है? गुड के लिए 2 बना, 5 बना, 3 बना, और 3 किस में आ रहा है? बी में आ रहा है, तो बी लिखो। ऑप्शन क्या आएगा इसका? बी। आपने अभी क्या बोला था मुझे? 6 क्यों बोला? इसीलिए मैंने इसको सोचा कि नहीं, ये तो गड़बड़ कर रहे हो आप, तो इसका आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, 3 आना चाहिए, 6 नहीं। शायद आपने 2 बार प्रश्न पढ़ लिया हो। लास्ट आ जाइए, अंतिम क्वेश्चन। ए, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है।
तो ये आज का सेशन है कंप्लीट, है ना। और हाँ जी, पहले लेट आए थे। पहला क्वेश्चन क्या था? पहले का आंसर है ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन, दूसरे का बी, देख लिया है ना, तीसरे का ए, बाकी हो गए थे ना। चलो ठीक है, एक सेकंड, चलिए बाकी जो है कल हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पेपर पे।